अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं रोही एट 10। हम रोज़ सोचते हैं कि ज़िंदगी की इस तेज़ रफ्तार दौड़ में हम कहाँ रह गए। हम खुद को जब ढूंढते हैं हमें कहीं नहीं मिलता अपना आप। तो छोटी छोटी खुशियों को ढूंढा करें, छोटी छोटी खुशियों को तलाश किया करें, कोशिश की करें दूसरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की करें। और आसानियाँ ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा आप काम करें। आप किसी के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, वो भी किसी के लिए आप आसानी पैदा कर रहे हैं। जब आप आसानी पैदा करते हैं तो डेफ़िनेटली आप सबको खुशी भी मिलती है और एक अंदर से आपका एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो बड़ा बूस्ट होता है। आपको लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया है। तो कोशिश की करें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा की करें। और हमारा प्रोग्राम भी यही है कि हम दूसरों के लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करें और आसानियाँ पैदा करते रहें जितनी हो सकती हैं दूसरों की ज़िंदगी में। आज का हमारा टॉपिक है चिकन पॉक्स पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कैसर अंसारी। सर, वेलकम करते हैं आपको शो में। शुक्रिया जी। तो कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। उसके साथ आज हम करंट अफेयर्स पे भी बात करेंगे, जो 2 दिन की स्टोरीज़ रही हैं उस पर हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शेख गोहर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप वेलकम करते हैं सर आपको शो में। शुक्रिया जी सर, शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, चिकन पॉक्स पे बात करते हैं। चिकन पॉक्स बेसिकली सर है क्या और ये कैसे फैलता है? क्योंकि देखने में आ रहा है काफ़ी आजकल फैल भी रहा है चिकन पॉक्स और काफ़ी इशू आ रहा है लोगों को इस हवाले से। चिकन पॉक्स जो ये एक बीमारी है जो एक जरासीम से फैलती है। उस जरासीम को वायरस कहते हैं। वायरस। अब जरासीम मुख्तलिफ किस्म के हैं। वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है और तो बेशुमार जरासीम है। हम वायरस की बात कर रहे हैं। एक वायरस जिसको हम वेरिसिला ज़ोस्टर कहते हैं उसका नाम है। उसकी वजह से ये चिकन पॉक्स जो है ना ये बीमारी होती है। इस बीमारी की शिद्दत हमें नज़र आती है स्प्रिंग सीज़न में और विंटर सीज़न में। इन 2 मौसमों में इसके केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो हर सीज़न में होते, कभी भी हो सकती है। अब ये वायरस फैलता है सांस के ज़रिए। अच्छा। एक मरीज़ को चिकन पॉक्स है, उसके सांस से किसी भी दूसरे शख्स तक ये जरासीम मुंतकिल हो सकता है। कफिंग होती है या इस तरह से? कफिंग है या नहीं है, जो सांस ले रहा है ना, सिर्फ सांस से, इसको हम कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अच्छा। कि सिर्फ सांस के ज़रिए वो जरासीम हवा में उड़ रहा है और जो भी बंदा उसके करीब है उसके सांस के ज़रिए वो अंदर जा रहा है। अब इसमें ये होता है कि कोई भी बीमारी है, जब वो जरासीम उसके जिस्म में दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद बीमारी की पहली अलामत ज़ाहिर होती है। ये जो दरमियान का पीरियड है ना, इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। चिकन पॉक्स में तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगते हैं इस इंक्यूबेशन पीरियड को। अच्छा। उसके बाद इस बीमारी की अलामत ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहले तो इसमें गले में तकलीफ शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं फेरेंजाइटिस हो गया, गला ख़राब हो गया, तो इस किस्म की बातें। गले में बाज़ का दाने भी हो जाते हैं। तो ये पहली अलामत यहाँ से शुरू होती है। इसके साथ साथ बेचैनी, बुखार, कभी हल्का कभी तेज़, तो जिस्म में तोड़ फोड़, जिस्म का टूटना, ये इब्तिदाई अलामत है। इसके बाद जिस्म पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। ये दाने पहले चेहरे पे निकलते हैं, फिर जिस्म पे निकलते हैं, उसके बाद फिर बाजुओं पे, टांगों पे, इस तरह हर तरफ फैल जाते हैं। अब दाने पहले शुरू हुए गले से, फिर चेहरे पे, फिर जिस्म पे, फिर बाजुओं पे। पहले अच्छा गले से स्टार्ट होते हैं, अंदर से स्टार्ट होते हैं। ओके। उसके बाद फिर चेहरे पे दाने नजर आते हैं। अब इन दानों की एक खास शक्ल होती है। पहले तो होते बिल्कुल छोटे छोटे से, बाद में इनमें से इनके अंदर पानी सा जैसा भर जाता है, कहते हैं कि वेसिकल बन जाते हैं। अब इनकी एक ख़ास शक्ल होती है जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि ड्यू ऑन रोज़ पेटल। यानी कि जो नीचे से स्किन है वो आपको ऐसे गुलाबी गुलाबी सी या रेड सी सूजी सूजी सी नज़र आती है, और उसके ऊपर एक बिल्कुल चमकता हुआ कतरा आपको नज़र आएगा दाने का। अच्छा। ठीक है ना। इसके अंदर पानी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वेसिकल बन जाता है, और कुछ दिनों के बाद वो दाना जो वो फट जाता है, बिल्कुल रॉ एरिया हो जाता है। अब ये एक आध दाना नहीं निकलता, पूरी एक क्रॉप निकलती है जिस्म पे किसी भी जगह पे। कुछ दाने निकले, फट गए, इसके साथ साथ और दाने निकल आए, फिर और दाने निकल आए। पहले वाले फटते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, दूसरे निकलते आ रहे हैं। ये तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक यही सिलसिला चलता रहता है। पुराने दाने बड़े हो रहे हैं, फट रहे हैं, उनके ऊपर खरंड आ रहा है, नए दाने और बन रहे हैं। अब जितना अरसा ये दाने बन रहे हैं और वो फट रहे हैं, वो पेशेंट इन्फेक्टिव है, उसकी वजह से दूसरों को ये बीमारी लग सकती है। लग सकती है। वो बच्चा है या बड़ा है।
बच्चों में इसकी बीमारी की शिद्दत ज़रा कम होती है, लेकिन अगर बड़े में हो जाए तो उसमें इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, बड़ों में शिद्दत ज़्यादा बड़ों में शिद्दत ज़्यादा ओके। होती है। तो सर ज़्यादातर इससे अफेक्ट कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, बड़े मोस्टली होते बच्चे, हैं? देखिए ना, क्या कोई इम्यूनिटी का ताल्लुक होता है इससे? 90% बच्चे जो है ना वो इसमें मुतासर होते हैं। अच्छा, बच्चे मुतासिर बच्चे 90%, 95% जिनकी उम्र 10 साल से कम हो, अच्छा। वो ज़्यादातर मुतासर होते हैं। बाकी जो 15 साल से ऊपर के लोग हैं, उनकी अगर हम तादाद काउंट करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% होंगे अच्छा, पेशेंट की तादाद में कहते हैं। तो सर इसका कोई इम्यूनिटी से ताल्लुक है? बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी लो होती बच्चों है। में तो ऑलरेडी लो होती है। तो इस वजह से ये वायरस को ज़्यादा जल्दी बिल्कुल, कैच कर लेते हैं। बिल्कुल। ओके। अच्छा सर, मुल्तान में ज़्यादा फैल रहा है, इसकी कोई ख़ास वजह है? क्या वजह है कि मैंने कहा ना मुल्तान? कि ये 2 सीज़न जो है ना, इसमें इन मरीज़ों की तादाद हमें ज़्यादा नजर आती है, विंटर में और स्प्रिंग सीज़न में। अब मुल्तान हो या कोई और जगह, मुल्तान का हमें इसलिए पता है कि हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। दूसरी जगह का हमें पता नहीं कि वहाँ पे कितने हैं। हर जगह पे एक ही जैसे होते हैं। अच्छा सर, जो एक बार अगर हो जाए चिकन पॉक्स तो दोबारा भी होने के चांसेस होते हैं, या एक दफ़ा हो गया तो उसके बाद नहीं होगा? देखिए, कोई भी बीमारी जो ख़ासतौर पर जो इन्फेक्शन वाली है और ये जो वायरस की, इसमें यह होता है कि जिस्म के अंदर जब भी कोई जरासीम दाखिल होता है तो जिस्म का अपना एक इम्यूनिटी सिस्टम है जो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाता है। अब वो एंटीबॉडीज़ फौरी तौर पे भी बन सकती हैं, उसमें कुछ डिले भी हो सकता है। बीमारी की शिद्दत बढ़ गई है, एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, बीमारी ने अपना टाइम पूरा कर लिया है, एंटीबॉडीज़ बन के जिस्म के अंदर महफूज हो गए फॉर द होल लाइफ, तो उसको वो बीमारी दोबारा अमूमन नहीं होती। अच्छा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इम्यूनिटी बंदे के अंदर लो है, ओल्ड एज में या किसी उम्र में आके किसी और वजह से इम्यूनिटी लो हो जाती है, या कोई जरासीम ऐसा आ जाता है जो कि ज़्यादा ताकतवर है, वो उस एंटीबॉडीज़ को या उस इम्यूनिटी को कवर करके वो री इन्फेक्शन पॉसिबल है। अच्छा। लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब चिकन पॉक्स में जो होता है ना, उसमें ये होता है कि ये जरासीम जो है ये जिस्म के तकरीबन हर हिस्से को मुतासर करता है और उसमें ये आसाब यानी नर्व्स को भी मुतासर करता है। इस हद तक है कि ये नर्व्स के अंदर, ख़ास तौर पे जो हमारे रीढ़ की हड्डी की नर्व्स है ना, स्पाइनल नर्व्स, उनके अंदर जाके ये जरासीम बैठ जाता है, सो जाता है, डॉर्मेंट रहता है, कई साल तक, 20-30 साल तक पड़ा रहता है, और उसके बाद वो उस नर्व के ऊपर इन्फेक्शन कर देता है। उस वक्त उसकी जो पिक्चर आती है वो एक और तरह की होती है, उसको हम शिंगल्स कहते हैं। ओके, कॉलर जरासीम दोनों का एक ही होता है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मुजफ्फरगढ़ से रावशा दर्ज कर रहा हूँ। चिकन पॉक्स में डॉक्टर साहब से सवाल है बेटा कि इंसान क्या खा सकता है, और इसके अंदर जो बुखार होती है उसमें मसलन क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन, डॉक्टर से रेजिमेंट कराएं, जैसे डॉक्टर साहब कहें, जरा सवाल है। ठीक है, थैंक यू, आपका क्वेश्चन आ गया सर। इसका इन्होंने खुराक के बारे में पूछा कि हाँ क्या खा सकता है, क्या? किस चीज़ में, क्या ऐसी बीमारी की बात कर रहे हैं? हाँ जी। बात यह है कि जब बुखार हो जाता है ना, तो बुखार की हालत में, अब इसमें जो चिकन पॉक्स में इसमें पहले दाने निकलते हैं गले में, यानी कि गला ज़ख्मी हो गया। जब गला ज़ख्मी हो गया तो सख्त चीज़ नहीं देनी चाहिए। अच्छा। कोशिश करें कि लिक्विड डाइट हो, ताकि गला छिल ना जाए, वहाँ पे मज़ीद ज़ख्म ना हो। खुराक में तो यही एहतियात है, और कोई स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अब इसमें चूँकि बुखार होता है तो बुखार का इलाज ज़रूरी है। जिस्म पे दाने हो रहे हैं, उनमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। उस इचिंग को कंट्रोल करना है, उसके ऊपर हमने लोकल एप्लीकेशन लगानी है जो उस इचिंग को कंट्रोल करे। हमने बुखार के लिए दवाई देनी है ताकि टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, टेम्परेचर बढ़ेगा उसके टेम्परेचर की अपनी कॉम्प्लिकेशन है, दिमाग पे असर हो सकता है, बाकी जो भी है टेम्परेचर की कॉम्प्लिकेशन को रोकना है। और वो बीमारी एक से दूसरे को लगने वाली है, तो ऐसे बच्चों को पहला काम तो ये कि स्कूल से आइसोलेट कर दें, स्कूल में उन्हें मत भेजें। फॉर 2 वीक्स बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। अच्छा। अब मैंने आपको बताया ना कि ये बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये 2 से 3 हफ्ते है। यानी कि जरासीम जिस्म में दाखिल हुआ, तकरीबन 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद उसकी पहली अलामत जाहिर होती है, बुखार हो रहा है या पहले दाने निकले। अब जब पहला दाना निकला है उससे 2 दिन पहले से लेकर जब आखिरी दाने के ऊपर खरंड बन जाते हैं, तब तक वो पेशेंट दूसरों को बीमारी ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके। अच्छा। इसलिए इस दौरान में उसको हमेशा आइसोलेट रखना पड़ता है, बच्चों को ख़ास तौर पे कि स्कूल नहीं भेजना होता। अब जब घर में रखा हुआ है तो उसमें भी यही कोशिश करें कि बच्चे को कमरे तक महदूद रखें, और जो उससे छोटे बच्चे हैं वो उसके करीब ना जाएं। अच्छा।
हफ्ता 10 दिन की बात है ना। मोस्टली ये भी कहा जाता है कि मीठा खाने से इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो सम टाइम कोशिश की जाती है, अक्सर हम देखते हैं कि बीमार कोई होता है तो साबूदाना कुछ इस तरह की खुराक बना के, और ख़ासकर मीठा होता है वो बना के जो दिया जाता है, तो उससे कोई इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस तो नहीं होते? कोई चांसेस नहीं है, मीठा खाने के साथ इन्फेक्शन बढ़ने के कोई चांसेस नहीं होते। अच्छा। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके जिस्म में शुगर इतनी ज़्यादा होती है कि वो मीठा ही मीठा होता है, उन्हें इन्फेक्शन होता है, वो है सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए। अच्छा, डायबिटिक। आम पेशेंट के लिए ये नहीं है, वो मीठा खा सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं। साबूदाना वगैरह देते हैं वो इसलिए देते हैं कि वो नरम होता है। नरम होता है। सख्त चीज़ देंगे, गले के अंदर इन्फेक्शन है, किसी भी जगह पे चबाना मुश्किल है, गले में ज़ख्म हो सकता है सख्त चीज़ चबाने से, तो साबूदाना जो है वो एक लिक्विड डाइट है, सेमी सॉलिड है, उसको निगलना भी आसान है, हजम करना भी आसान है। हजम करना भी आसान है। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? आप अपनी टीवी की आवाज़ थोड़ी सी बंद कर लीजिए। जी, रुखसाना परवीन जी का खैर से बात कर रहे हैं। ओके जी बताएं क्या सवाल है आपका? जी, वो ये मसला है कि मेरा बड़ा बेटा 18 साल का, तो तकरीबन उसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी, उसके मसाने का भी मसला है, टेस्ट बहुत करवाया, टेस्ट बिल्कुल क्लियर आते हैं, एंडोस्कोपी भी करवाई है मैदे की, लेकिन फिर भी उसको ना बहुत ज्यादा ये गर्मी रहती है, तो पेशाब का मसला बन जाता है, जिगर में गर्मी है, वो कोई समझ नहीं आती जी बेटे की। एलर्जी भी पूरी फैमिली में है, हमें ठीक होता है। अच्छा, वैसे ही इसी रीजन की वजह से एलर्जी हो जाती है? पता नहीं, समझ नहीं आती थी। एलर्जी तो बाद में हुई है ना, तो उसका मैदे का मसला रहता है, यानी कि गर्माश में बहुत ज्यादा है। ओके। पेशाब भी बहुत ज्यादा था, बार बार आता है, टेस्ट बिल्कुल क्लियर आते हैं, कोई समझ फिर भी बेटे रात को भी यानी कि वो कैप्सूल खाता है मैदे वाला, फिर ठीक होता है। चलें जी, चलें, ठीक है, थैंक यू। बात यह है कि ये जो एक लफ्ज़ हमारे मुआशरे में बोला जाता है कि जी गर्मी हो गई है, जिगर में गर्मी है, मैदे में गर्मी है, मसाने में गर्मी है, हम डॉक्टर की हमारी एलोपैथिक लाइन में लफ्ज़ गर्मी का कोई तस्वर नहीं है। अच्छा। ये हिकमत में ये लफ्ज़ बोला जाता है कि फ़लाँ जगह गर्मी है, फ़लाँ जगह गर्मी है, तो एलोपैथी में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि जिगर में गर्मी है या मसाने में गर्मी है, किसी चीज़ के गर्मी का कोई तस्वर नहीं है, ना कोई गर्मी है ना कोई सर्दी है। इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से उसके असरात हैं, कोई और वजह है, एलर्जी है उसके असरात हैं, गर्मी सर्दी जो है इसमें हमारे एलोपैथी में कोई नहीं होती। अब इन्होंने फरमाया कि उस बच्चे को कोई मसाने का भी मसला है, पेशाब में भी जलन होती है, अब उसका पेशाब का टेस्ट किसी अच्छी लेबॉरेटरी से करवाया, उसको यकीनन कोई ना कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर जिस्म पे दाने हैं तो किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, किसी आम डॉक्टर की या किसी को की समझ में नहीं आएगा कि वो दाने किस वजह से हैं। हमारे यहाँ पे ये है कि जिस्म पे किसी किस्म का कोई भी दाने निकल आए या कुछ भी हो जाए तो हम उसको कहते हैं ये एलर्जी है। इन्फेक्शन है तो उसको एलर्जी कहते हैं, कोई चीज़ का रिएक्शन हो गया तो उसको एलर्जी कहते हैं, कोई ड्रग रिएक्शन हो गया उसको एलर्जी कहते हैं, किसी चीज़ से जल गया उसको एलर्जी कहते हैं। हम हर चीज़ के लिए एलर्जी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डॉक्टर को पता है कि एलर्जी क्या चीज़ है, इन्फेक्शन क्या चीज़ है, तो ये किसी स्पेशलिस्ट को जाके चेक करवाएं, वो बताएगा कि इसके लिए टेस्ट कौन से करवाने हैं, वो टेस्ट करवा के उसके बाद प्रॉपर इलाज करें। तो बाकी ये फ़लाँ चीज़ की गर्मी, फ़लाँ चीज़ की गर्मी, ये डॉक्टरों की नज़र में कोई गर्मी नहीं होती। अच्छा सर, एक आम कॉन्सेप्ट ये भी पाया जाता है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं गर्मी, मैदे की गर्मी की, तो जो मुंह में छाले निकलते हैं तो उसको भी मैदे की गर्मी के साथ रिलेट किया जाता है और कहा जाता है कि ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए। चिया सीड यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि ताकि मैदे की गर्मी दूर हो और ताकि हमारे ये छाले वगैरह, मिर्च मसाले भी कम खाना शुरू कर देते हैं कि हमारे स्टमक में हीट अप हुआ हुआ है। लेकिन ना बात वहीं पे कहते हैं कि आप अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर लफ्ज़ गर्मी इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, ठीक है ना। ना हम ये कहते हैं कि मैदे की गर्मी की वजह से मुंह में छाले, तो मुंह में छाले मुंह के अपनी किसी वजह से हो रहे हैं। अच्छा। या अगर मैदे में कोई एसिडिटी है उसके असरात आ रहे हैं। जब मैदे में एसिडिटी होगी तो उसकी जैसे सीने में जलन होती है। मुंह के अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो मैदे की एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है, मुंह के अंदर भी एसिडिटी हो सकती है, उसकी वजह से मुंह में छाले हो सकते हैं। तो ठंडी चीज़ें जो है ना, अब मैंने माजरत के साथ कह रहा हूँ कि ये ठंडी और गर्म चीज़ें जो है ना ये हमारे यूनानी तिब में मौजूद हैं, एलोपैथी में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन हमारे मुआशरे में चूँकि ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा मुस्तामिल है, इसलिए लोग हर चीज़ को ठंडा और गर्म के हिसाब से देखते हैं। एसिडिटी है मैदे में तो एसिडिटी की दवाइयाँ देते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप ठंडा शरबत पिए,
हम उसके लिए एंटासिड देते हैं। जो एसिडिटी को कंट्रोल करने वाली सिरप है, कैप्सूल है, गोलियां हैं, हमने वो देते हैं। मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं तो उसको देखना पड़ता है कि छाले किस किस्म की हैं और किस बीमारी की वजह से, उस बीमारी का इलाज करना होता है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एलोपैथी में ठंडी और गर्म का कोई कंसेप्ट नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा सर, हम चिकन पॉक्स पर बात कर रहे थे तो आपने बताया कि इसके सिम्टम्स गले से दाने निकलना शुरू होते हैं। तो सर ये इंटरनल दाने निकलते हैं या बाहर से? ना देखिए ना, ये स्टार्ट होते हैं गले से। इन्फेक्शन है ना, जरासीम आया नाक के जरिए, सांस के जरिए अंदर गया और उसने सबसे पहले गले पर इफेक्ट करना है। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, वहाँ पे दाने बनेंगे, जो कुछ मसला होगा। उसके बाद जिल्द के ऊपर दाने निकलते हैं। जो जिल्द के ऊपर दाने निकलेंगे वो सबसे पहले चेहरे पे भी होते हैं। जिल्द नीचे से सुर्ख हो जाती है, उसके ऊपर सफ़ेद रंग के आपके दाने नजर आएंगे। बाज़ औक़ात उन दानों में आपको क्लियर फ्लूइड नजर आता है। वो दाने बिल्कुल फ्रेजाइल होते हैं, 1-2 दिन में फट भी जाते हैं। बिल्कुल रॉ एरिया होता है, उसके ऊपर फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। जब स्किन फट जाएगी, रफ स्किन, उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसके ऊपर एक नया दाना बन जाएगा, जो पस वाला दाना होगा। बैक्टीरिया का अलग इलाज करना पड़ेगा, वायरस का अलग इलाज करना पड़ेगा। वायरस का अलग इलाज करना पड़ेगा। नाजरीन, यहीं से गुफ्तगू को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम चिकन पॉक्स की बात कर रहे थे, अभी हम बात करते हैं गौहर से। गौहर, पाकिस्तान की कोशिशें सफारतकारी में दुनिया को भी नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली दुनिया की नज़रें भी इस वक्त भी इस्लामाबाद के ऊपर हैं कि क्या मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है। तो क्या लग रहा है कि फर्दर जो ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दोबारा कितने % चांसेस हैं, या चांसेस नहीं लग रहे उनकी तरफ से डेलीगेशन भेजने के? क्या इम्कान हैं और अमेरिका वाली साइड कैसी लग रही है आपको? इसरा बहुत शुक्रिया बात करने का मौका दिया। और इस टाइम पूरी दुनिया की नज़र में सबसे अहम मौजू यही है, क्योंकि पूरी दुनिया इसी वजह से डिस्टर्ब दिखाई देती है। अभी डॉक्टर साहब आपके सामने बात कर रहे थे कि ये गर्मी सर्दी कुछ नहीं होती, लेकिन मुल्कों के दरमियान हम ये देखते हैं कोल्ड वार और फिजिकल वार आप देखते हैं, तो इनमें ज़रूर होती है। तो अमेरिका और ईरान के दरमियान एक कोल्ड वार का सिलसिला जारी था। उसमें अमेरिका ने बड़े अरसे तक, तकरीबन 47 ईयर्स हो गए हैं, बड़ी पाबंदियां लगाई ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी भी डिस्ट्रॉय हुई, मसाइल का सामना करना पड़ा। अब हमने देखा कि इसराइल ने हमला भी कर दिया। लेकिन इस सब के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पूरी दुनिया का माशी निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर जकड़ चुका है, और किस तरह से ये दुनिया के तमाम ममालिक आपस में इंटरलिंक हैं कि अगर किसी एक मुल्क के ऊपर मसला आएगा तो वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी डिस्टर्बेंस होगी। तो ऐसे में हमने देखा जो पाकिस्तान का किरदार है, जिसकी पूरी दुनिया इस वक्त पजीराई करती हुई दिखाई दे रही है, ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आज़म और हमारे जो सिपह सलार हैं फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर। अभी मैं फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें आया हुआ है कि दूसरा दौर आपके सामने वो अभी तक शुरू नहीं हो सका मुज़ाकरात का। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल थे लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन अभी भी एक शख्स ऐसा है और जो दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है, वो हमारे फील्ड मार्शल हैं, जिनको फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं उन्हें बचाने के लिए सरगर्म हैं। दोनों जगह से उनका कम्युनिकेशन चल रहा है। ईरान से भी बात हो रही है कि किसी तरह से टेबल टॉक दोबारा से शुरू हो जाए, और जिस तरह से पाकिस्तान ने जंगबंदी में तोसी करवाई, एक डेडलाइन ख़त्म हो गई थी, दूसरी जंगबंदी में तोसी करवाई। वहीं पर हम देखते हैं लेबनान के हवाले से भी पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, वहाँ से इसराइल के हमले रुकवाए। तो पाकिस्तान का जो किरदार इस टाइम दुनिया में आया है मीडिएटर के तौर पर, और हमारे जो सिपह सलार हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, हमने ये दिखाया कि हम फिजिकल वार में भी बरतरी हासिल कर सकते हैं, जब अमन की बात होगी तो उसमें भी हम सबसे आगे दिखाई देंगे। किस तरह से हमने भारत को बुनियादुल मरसूस के मौके के ऊपर हमने शिकस्त दी, और भारत के जो अभी तक फैसला नहीं हो पाया कितने तैयारे गिराए थे। वही ट्रंप हैं, वो कहते हैं जी कभी वो 5 तैयारे कहते हैं, कभी 8 कहते हैं, तो भारत भी अभी तक वो क्लियर नहीं कर पाया कि उनके गिरे कितने थे तैयारे। वहीं पर अगर अमन की बात हो रही है तो वही हमारा मीडिया है, भारत का मीडिया है, वही जनरल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अमेरिकन मीडिया है, इसराइली मीडिया है, वो भी बात करता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर कोई मीडिएटर के तौर पर इस टाइम एक फेस सामने आया है तो वो हमारे सिपह सलार का है। और अच्छी बात पाकिस्तान के लिए यही है, जहाँ पर हम पाकिस्तानी एक डिबेट चली थी, आपने देखा होगा कि अमन के नोबल इनाम के लिए ट्रंप को क्यों हमने नामजद किया।
तो वो अब ये नामजदगी हमारी तरफ आ रही है। तो अब दुनिया में ये बात भी हो रही है कि अगर ये पीस टॉक्स जो है कामयाब हो जाती हैं, और इसके लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी मेहनत है और एक टेबल पर दो फरीकैन को लाना, और दो फरीकैन भी ऐसे जो आपस में बात करने के लिए राजी नहीं है। और आप इसमें खूबसूरती देखें कि हमने एक डिग्निटी को किस तरह से हमारी कौम ने, हमारे जो हुक्मरान हैं और जो इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसने किस तरह से इसको कायम रखा है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर आप देखेंगे कि उसके ऊपर मेंशन है कि ये पासपोर्ट पूरी दुनिया में सिवाय इसराइल के हर जगह पर करामद है। आप ये देखें इन मुज़ाकरात की एक खूबसूरती कि हमने उस चीज़ को कैसे साबित किया है कि इस टेबल पर सारे फ्रीकैन मौजूद होंगे, लेकिन इसराइल इस टेबल पर मौजूद नहीं होगा, जबकि इसराइल इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। हमने उसको कैसे निगलेक्ट किया, हमने उसको कैसे एक्सपोज किया, हमने उसके जो फ़लस्तीन में मजालिम थे उसको किस तरह बताया, लेबनान में, और इसराइल का जो गलीज़ तरीन किरदार है हमने उसको किस तरह से एक्सपोज किया। ये सारी चीज़ें जो है ये पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी, पाकिस्तान की जो इस टाइम क़यादत मौजूद है, जो हमारे सिपहसालार मौजूद हैं, ये जो हमें कॉन्फिडेंस मिला था भारत से हमें जीत के, उस कॉन्फिडेंस अब वो हमें टेबल पर भी नज़र आ रहा है और दुनिया भी उस कॉन्फिडेंस को देखती दे रही है। और कोशिश यही है कि आपके लिए भी अच्छी और सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर ये है कि अभी भी हमारे जो सिपहसालार हैं वो लगे हुए हैं, और उम्मीद यही है कि थोड़ा सा डेडलॉक ज़रूर है, ट्रंप के रवैये में भी थोड़ी सी बातचीत में नरमी ज़रूर आई है। अभी मैं ट्रंप की स्टेटमेंट देख रहा था तो ट्रंप ने कहा है कि हमें कोई जल्दी नहीं है ईरान के साथ मुज़ाकरात डील साइन करने की, हम इसे मज़ीद वक्त देते हैं। और ईरान भी जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से हमने दोनों को, जेडी वेंस आए, उनका वफद आया, हमने सिक्योरिटी उन्हें फराहम की, ईरान को हमने पुलिस सिक्योर तरीके से हम ईरानी क़यादत को लेकर आए, वापस छोड़ कर आए। तो उम्मीद है कि दूसरा दौर का आगाज़ होगा और ये फाइनल राउंड होगा दुनिया के लिए। इसके बड़े अच्छे मुस्बत नताइज भी निकलेंगे और दुनिया भी यही चाहती है, और पाकिस्तान का जो किरदार है वो इस वक्त पूरी दुनिया में आपके सामने नुमाया हो चुका है। अच्छा कौर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान अमन के लिए कोशिश कर रहा है और डेफिनेटली पूरी दुनिया भी देख रही है कि किस तरह पाकिस्तान टेलीफोनिक राब्ते कर रहा है। वज़ीर आज़म हमारे विज़िट कर रहे थे, फील्ड मार्शल विज़िट करने के लिए गए। एक तरफ से हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं हम इस सफारतकारी के ज़रिए, इस डायलॉग के ज़रिए कामयाब हुए हैं अपना इमेज पोर्ट्रे करने में कि हम एक अमन पसंद मुल्क हैं और अमन चाहते हैं मज़ीद। डेफिनेटली अगर इतनी बड़ी वॉर को हम रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक वो कहते हैं ना कि दुश्मन आपकी तारीफ़ करे, तो अभी तो इंडिया की तरफ से भी ये बयानात आना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान आर्मी को पता है कि अमेरिका के साथ कैसे डील करते हैं। बिल्कुल जी, बड़ा बेहतरीन आपका सवाल है। हम भी यही सुनते आए थे, ये बयानिया पूरी दुनिया में हमारे बारे में बनाया जाता था, हमारी अफवाज के बारे में बनाया जाता था, हमारे लोगों के बारे में बनाया जाता था। लेकिन पिछले अगर 2 सालों को आप देखें, 2 से 3 साल में हमने इस बयानिए को ख़त्म नहीं किया, बल्कि हमने इस बयानिए को दफन किया है। अब आप जिस तरह से अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं, जो हमने भारत की जानिब से एक नापाक कोशिश की गई पाकिस्तान पर एक हमले की, और किस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया, पाकिस्तान का उस पूरे किरदार में अपर हैंड दिखाई दिया, जिस तरह से दुनिया में पजीराई हुई, और हमने साबित किया किस तरह से हम उनके जो तैयारी हैं वो गिरा भी सकते हैं, हम उनका पायलट भी पकड़ सकते हैं। हमने एक बार उनका पायलट पकड़ा, अभिनंदन भी, हमारी अफवाज ने पकड़ा था, तो हमने वो अमन के लिए वापस किया। इसी तरह से हमने देखा कि इस वक्त जब भारत ने हमारे मुख्तलिफ एयर स्ट्राइक्स की, तो हमने फिर जो उसका जवाब दिया, उस टाइम भी हमने अमन को तरजीह दी। 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं जिसमें जो अमेरिकन सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने किरदार अदा किया, और पूरी दुनिया इस बात को अभी तक एक्नॉलेज करती है कि पाकिस्तान अमन के लिए अपनी जो हर जो कदम है उससे पीछे भी हट सकता है, जो तो वो हमने साबित किया। अब दूसरा, अब ये जिस तरह से हम मीडिएटर के तौर पर उभर कर आए हैं, और ऐसे मीडिएटर के तौर पर आए हैं जिस पर दोनों जो हमारे जो फ्रीकैन हैं, वो अमेरिका हो या हमारे ईरान हो, और इसके साथ साथ जो हमसाया ममालिक हैं, चीन हो, सब दुनिया इस मीडिएशन के रोल के ऊपर पाकिस्तान के जो किरदार है उसकी पजीराई करती हुई दिखाई देती है। और पाकिस्तान ने साबित किया कि पाकिस्तान अमन के लिए और पीस के लिए जो भी किरदार दुनिया में अदा हो सका वो करेगा। जो भी किरदार पाकिस्तान अमन के लिए अदा कर सकता है, पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि अमन कायम किया जाए, दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ मत जाए। नाज़रीन, अभी हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम ईरान एंड अमेरिका के इशू के ऊपर बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा फिर चिकन पॉक्स की तरफ चलते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो अच्छा एक कॉलर भी लाइन पे हैं, और पहले उनका सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी टीवी की आवाज़ बंद कर लें और अपना सवाल कीजिएगा। अब्दुल वहीद बलोच बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कश्मीर सिंध। जी ठीक है, सवाल कीजिएगा। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? कश्मीर से, सिंध पाकिस्तान से। ओके ओके, क्या सवाल है आपका? सवाल पूछिएगा। मेरा सवाल है कि कशीदगी दिन ब दिन बढ़ रहा है कि मेरा सवाल है कि ईरान कह रहा है कि हमें ट्रंप पर यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। जी जी पूछिएगा। तो ये कैसे मुमकिन होगा? कशीदगी कैसे बढ़ेगी? ईरान कह रहा है कि मैं भरोसा नहीं है ट्रंप पर, तो कशीदगी कैसे खत्म होगी आखिरकार? पाकिस्तान कैसा किरदार अदा कर रहा है? ओके जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। जी गोहर। अच्छा जी, कॉलर का यही सवाल है कि जो ईरान है वो डेडलॉक की बुनियादी तौर पर जो वजह है वो यही है कि दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो है ट्रस्ट का ना होना है। पाकिस्तान इसके लिए ही किरदार अदा कर रहा है कि दोनों फ्रीकैन जो है वो किसी एक मुतफिका बात पर आ जाएं, क्योंकि ईरान का क्लेम यही है कि हमारे पर जब हमला किया गया तो उस टाइम भी हम टेबल टॉक की तरफ आ रहे थे, तो हमारा ट्रस्ट जो है वो ब्रीच किया गया है, मल्टीपल टाइम्स ब्रीच किया गया है। हमने स्टेट ऑफ हार्मोन्स को भी ओपन किया, खोला, उसके बाद अमेरिका की जानिब से देखा गया कि वो नाकाबंदी कर दी गई। तो ईरान का बुनियादी तौर पर मुतालबा यही है कि सबसे पहले जो है वो आप जो ये नाकाबंदी हमारी की गई है इसको ख़त्म करें। अगर आप मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं, अगर आप अमन की बात कर रहे हैं, ये ना हो कि हम टेबल टॉक की तरफ जाएं, पीछे से तमाम तरह जो मामलात हैं वो आप अपने हाथ में ले लें और आप उनसे विड्रॉ कर जाएं। तो पाकिस्तान इसी के लिए किरदार अदा कर रहा है जी। पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन को एक ऐसी बात पर लाना चाहता है, और पाकिस्तान इसमें सिर्फ मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा नहीं करेगा, पाकिस्तान एज ए गारंटर के तौर पर भी आएगा। आप ये देखिएगा, ये चीज़ भी होगी कि दोनों फ्रीकैन को, ईरान को खुसूसी तौर पर कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनकी गारंटी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, चीन सर फहरिस्त है, इसके अलावा रूस की भी गारंटी चाहिए, जो और कुछ ममालिक हैं उनकी भी गारंटी चाहिए, और ईरान का ये भी मुतालबा है जो हम देखते हैं गल्फ ममालिक में अमेरिका ने अपने जो है बेसिस बनाए हुए हैं, उनके ज़रिए मॉनिटरिंग की जा रही है, उसको भी ख़त्म किया जाए। तो ये जो कॉलर का सवाल यही था कि इस ट्रस्ट को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, तो इसी के लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। जिस दिन ये मामला तय पा गए तो आप ये देखेंगे कि मुज़ाकरात जो है ये टेबल साइनिंग की तरफ चले गए। अच्छा गौहर, ये आप क्या समझते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट भी आया था कि नेवल ब्लॉकेड्स तब तक जारी रहेंगे जब तक एग्रीमेंट नहीं होता, तो अभी तो ये एक बड़ी सिचुएशन इस तरह की बन गई है कि डायलॉग पे उनकी कंडीशन ये है कि नेवल ब्लॉकेड्स ख़त्म की जाएं, उनकी कंडीशन ये है कि एग्रीमेंट जब तक नहीं होगा नेवल ब्लॉकेड, तो ये तो मामला यहीं पे फंसा हुआ लग रहा है अभी। दूसरा, अमेरिका का ना अपना एक अंदाज रहा है, अपना एक स्टाइल रहा है। वो हम देखते हैं कि वेनेजुएला के सदर को भी उठा लेते हैं, नहीं हमने ट्रंप बड़े ब्लंट है, जो कहते हैं वो कर भी जाते हैं, ज़्यादा जो कागजी मामलात हैं इनमें फंसते नहीं हैं। तो अमेरिका का ये स्टाइल रहा है, और इसी स्टाइल को लेकर ही अमेरिका ने पूरी दुनिया में डोमिनेट भी किया। आपने देखा उसको किस तरह से अमेरिका ने अपने आप को सुपर पावर इतने अरसे से मेंटेन भी किया हुआ है। वो बुनियादी तौर पर वजह यही है कि अमेरिका जो फैसले करता है वो आप उसको देखते हैं कि फौरी तौर पर अमल दरामद भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके तमाम तर जो पॉलिसी है वो उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो लेकर चला करते हैं। तो इस तरह से ये जो सदर ट्रंप के बयानात हैं वो यही है कि अपनी बर्तरी को जो है वो साबित किया जाए कि अमेरिका अभी भी इस पोजीशन में है। लेकिन देखा जाए तो अमेरिका को जो ओवरऑल अब तक जो एनालिसिस है, जो इंटरनेशनली एनालिसिस हो रहा है इस पूरी बात, जो अमेरिका को इस बार हजीमत उठाना पड़ी है, इससे पहले नहीं उठाना पड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान एक डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आया है, पाकिस्तान एक सेफ जोन देने के लिए आया है, चाहे वो सुपर पावर ही हो, चाहे वो हमारा हमसाया जो हो, उसके डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, ईरान को कंट्रोल करने के लिए आया। तो पाकिस्तान दोनों के फ़ायदे के लिए इस वक्त काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों के फ़ायदे के लिए पाकिस्तान इस वक्त काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो चिकन पॉक्स के दाने निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग इस वजह से भी परेशान होते हैं कि कहीं निशान ना छोड़ जाएँ,
क्योंकि फेस के ऊपर निकलते हैं और फेस के ऊपर निशानात बन जाना, वो एक्ने मार्क की तरह, वो बड़ी टेंशन बनती है। फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास बार बार जाना, टेंशन होती है, खासकर बच्चियों को तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो उसको किस तरह से एहतियात की जाए ताकि वो निशान भी ना छोड़ें और ज़्यादा स्प्रेड भी ना हो ये वायरस? पहली बात तो मैं यही कहता हूँ कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। परहेज इलाज से बेहतर है। हमारी कौम जो वो कभी भी परहेज़ की तरफ नहीं आते। जहाँ डॉक्टर कहते हैं ना कि ये आप फलां फलां काम ना करें वरना इसकी वजह से ये कुछ हो जाएगा, उस पर हमने कोई अमल नहीं करना होता। जब हम मसाइल में घिर जाते हैं, नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं, एक नुकसान हो जाता है, फिर कहते हैं कि हाँ जी इसको आप ठीक करें। पहली बात तो यही है। अब जब जिस्म पे निशान पड़ते हैं, ख़ास तौर पे चेहरे पे ये दाने बनते हैं, तो मैंने बताया कि उसके ऊपर क्रस्ट बनता है। वो दाने फट जाते हैं, उसके ऊपर खरंड आ जाता है, क्रस्ट बनता है। अब वो क्रस्ट जब एक टाइम आ जाता है वो हील अप हो जाता है और वो क्रस्ट उतर जाता है। जब वो उतरता है तो वहाँ पे एक ब्लैक सा एक निशान पड़ जाता है। वो कुछ वक्त के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चूँकि वो इतने ज़्यादा होते हैं, जल्द फटी है, नीचे से जल्द रॉ हो गई है, जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो वो पिगमेंटेशन या डार्कनेस बढ़ेगी। पहली इंस्ट्रक्शन यही होती है कि जब आप रिकवर हो जाएं आपने धूप में नहीं जाना। ओके, धूप में नहीं जाना। जितनी धूप पड़ेगी उतना कलर डार्क होगा, तो धूप से बचें। हफ्ता 2 हफ्ते की बात है ना, स्किन नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद कोई मसला नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जब ये खरंड आया हुआ है, इचिंग होती है, जितने अर्सा बीमारी है उस दौरान भी इचिंग होती है, जब वो खरंड बन जाता है तब भी इचिंग होती है। अब जो खरंड बन गया है तो अक्सर माएँ भी और बच्चे भी और बड़े भी जी उलझन हो रही है, इस खरंड को उतारो बुरा लगता है। अगर आप खरंड को नोच के उतारेंगे तो उसके पीछे एक गड्ढा बन जाएगा, वो गड्ढा कभी भी ठीक नहीं होगा। अच्छा, ये बात हम हमेशा समझाते हैं, हर पेशेंट को बताते हैं कि चिकन पॉक्स में जब ये खरंड बन जाता है तो इसको नोच के नहीं उतारना। दवाई आप लगा रहे हैं वो लगाते रहें, ये खरंड नरम हो जाएगा, नरम होकर ये खुद ब खुद उतर जाएगा। जब ये खुद ब खुद उतर जाएगा तो इस पर गड्ढा नहीं बनेगा, एक निशान बनेगा। वो निशान खुद ब खुद भी ठीक हो सकता है और अगर कुछ ज़्यादा सा हो गया तो दवाई से ठीक हो जाएगा। सन ब्लॉक हम दे देते हैं, धूप में जाने से रोकते हैं। सन ब्लॉक की ज़रूरत है वो देते हैं। डीपिगमेंटेशन जो हमारे पास क्रीम है, जो एजेंट्स हैं हम वो देते हैं, उससे वो निशान ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप उस खरंड को नोच के उतारेंगे तो उसके पीछे गड्ढा बन जाता है, वो गड्ढा किसी दवाई से ठीक नहीं होता। ओके, मतलब खुद ब खुद स्किन को हील होने दें, उसमें। और अगर जब वो गड्ढे बन जाते हैं तब आते हैं जी सर जी ये बहुत बुरा लगता है, इसको जल्दी से ठीक कर दें, वो जल्दी से कभी भी नहीं। अब उसके लिए कोई दवाई कारआमद नहीं है, उसके लिए फिर प्रोसीजर करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको डर्माब्रेजन करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको लेज़र करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको PRP करना पड़ेगा। ये हज़ारों रुपए के अखराजात हैं। लोग हज़ारों रुपए के अखराजात बर्दाश्त करते हैं, 2 दिन अपने हाथ को बर्दाश्त नहीं करते कि नोचना नहीं है। तो यहाँ से मसला पैदा होता है कि ख़ारिश बिल्कुल भी नहीं करनी और जो भी उसके ऊपर खरंड बनता है उसको उतारने की कोशिश नहीं करनी। लेकिन सर इचिंग इतनी ज़्यादा होती है, इंसान इरिटेट हो जाता है। उसके लिए क्रीम या कुछ देते हैं? ओके, अच्छा, वो देते हैं, उससे थ्रू देते हैं। जितना अर्सा बीमारी है उसको कम कर देती है, उसकी शिद्दत करने के लिए खाने की दवाई भी देते हैं, लगाने की दवाई भी देते हैं। अच्छा, तो वो लगा ली जाए, वो बेटर है उससे। अच्छा, उससे शिद्दत कम हो जाती है, ख़ारिश कम हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा बेचैन होते हैं जी, वो कहते हैं ना इंसान हरीस है, इंसान जल्दबाज है। वो कहते हैं बाजी जी मैंने गोली खाई है तो 5 मिनट के अंदर अंदर सब चीज़ ठीक हो जाए। इंस्टेंट रिलीफ मांगते हैं। अच्छा सर, ये जो बीमारी है इसकी कोई वैक्सीनेशन भी है और कितनी मौसर है और किस एज में हमें वो लेनी चाहिए? वैक्सीनेशन जो है अब इसकी तैयार हो गई, बना रहे लोग। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि कुछ इम्यूनोग्लोबिन जो है वो एक किस्म का ट्रीटमेंट है, वो भी दिया जाता है, बच्चों को भी दिया जाता है। वेरिफाइड इम्यूनोग्लोबिन जो है ना, जैसे एंटीबॉडीज बनती है ना बॉडी के अंदर अपने तौर पे, इसी तरह की इम्यूनोग्लोबिन जो है ना वो तैयार की गई हैं। बीमारी के दौरान अगर कोई ऐसा हो जाता है तो उसको वो दी जा सकती है। और अब वैक्सीनेशन भी तैयार हो गई है। जो भी बच्चों को तो हम जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ना उसमें हम चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन लगाते हैं। जो बच्चों का पूरा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, छोटे बच्चों को दिया जाता है, तो उसके अंदर ये चिकन पॉक्स की वैक्सीन शामिल है, वो दी जाती है।
तो दूसरा इसमें यह है कि इस बीमारी के साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा काबिल गौर है वो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस। एक तो बुखार शिद्दत से हो जाएगा। बुखार की वजह से हाई टेम्परेचर के अपने नुकसान आते हैं। अच्छा। बुखार को कंट्रोल करना ज़रूरी है। गले में इन्फेक्शन हो रहा है, गले से स्टार्ट हो रहा है ना, अगर गले में वायरस के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है तो गला बंद हो सकता है, गला सूज जाएगा, बंद हो सकता है, सांस रुक सकता है। उसको रोकना ज़रूरी है। गले से इन्फेक्शन नीचे जाके फेफड़े में निमोनिया कर सकता है, उसको रोकना ज़रूरी है। फेफड़े के साथ साथ वो दिल पे असर कर सकता है, दिल पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसके लिए हमारे जो हमने कहते हैं मायोकार्डाइटिस हो जाता है, उसको भी प्रिवेंट करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ बीमारी की जैसे जैसे शिद्दत बढ़ेगी, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते फौरी तौर पे तो गुर्दे भी मुतासर हो सकते हैं। अच्छा। गुर्दे जब मुतासर होंगे तो गुर्दे ख़राब होने की अपनी कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। हड्डियों तक में भी ये इन्फेक्शन पहुंच सकता है, वो भी मुतासर हो सकती हैं। और सबसे ख़तरनाक चीज़ दिमाग पे इसका असर हो सकता है। जो ब्रेन की कॉम्प्लिकेशंस हैं बच्चों में ख़ास तौर पे दौरे पड़ते हैं और वो जानलेवा साबित हो सकता है, ब्रेन का इन्फेक्शन। अच्छा, ब्रेन का इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन जो है ना, ये इन सब साइडों पे जा सकता है। इन सब को रोकना ज़रूरी है। इसके लिए टेम्परेचर कंट्रोल करना और जो एंटीवायरल मेडिसिन हैं वो देनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दी सिविरिटी ऑफ द डिजीज़। और ये सिविरिटी को जज करना है डॉक्टर ने। दादी ने जज नहीं करना कि कितना शदीद बुखार। अच्छा सर, ये भी बताएं कि चिकन पॉक्स में बच्चे को नहलाया जा सकता है या बड़ा इंसान भी नहा सकता है? बिल्कुल नहा सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन फैलेगा या? और दूसरा सर ये भी बता दें, जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं उनको किस तरह एहतियात करनी चाहिए? मैंने बताया ना कि ये इन्फेक्शन फैलता है सांस के जरिए। तो टच करने से या कुछ इस तरह से? टच करने से उस वक्त होता है कि वो जो वेजिकल बने हुए जो जिस्म पे हुए हैं उनका जो पानी है उसके ज़रिए फैल सकते हैं, क्योंकि उसमें जरासीम होते हैं। ओके। उन दानों के अंदर जरासीम है और सांस के ज़रिए जो लोग उसको अटेंड कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि पेशेंट से कहें कि वो भी मास्क लगा के रखे, जो अटेंड करें वो भी मास्क लगा के रखे। अभी नाजरीन हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का यहीं से आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम चिकन पॉक्स पर बात कर रहे थे, हेल्थ पर जैसी बात कर ही रहे हैं तो गोहर से भी बात कर लेते हैं। गोहर, केसेस पे ख़तरनाक हद तक इजाफा तौंसा शरीफ डीजी खान का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 331 बच्चों में HIV अनफॉर्चुनेटली डायग्नोज हुआ है। तो इसकी क्या वजूहत है? इस पर काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स ने, BBC ने भी रिपोर्ट जारी की, उस पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई कि सिरिंजेस यूज़ की जा रही हैं। तो क्या वजूहत क्या है इसके पीछे, इतना ज़्यादा बच्चों में स्प्रेड हो रहा है HIV? बिल्कुल यूसरा, ये बड़ा अहम मौजू है और इस वक्त पाकिस्तान में सेहत के शोबे से रिलेटेड और जुनूब पंजाब की पसमानदगी और जो यहाँ पर जो मसाइल हैं आज भी, ये उनकी निशानदेही करते हैं। HIV एड्स दुनिया के उन ममालिक में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, जो इसके SOPs हैं उन्हें फॉलो किया जा रहा है। लेकिन हम आज भी वही अपने पुराने रिवायती तरीक़ाकार को इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो मेडिकल के प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं जिनको हुकूमत ने हायर किया है, हुकूमत उन्हें पे करती है कि आपने बेहतर से बेहतर सेहत की सहूलत चंद पैसों के लिए, चंद फ़ायदों के लिए वो लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही तौसा में हुआ है कि एक साथ ही 300 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और ये मैं आपको बताऊँ, ये तो BBC की रिपोर्ट है जिसमें 331 के करीब उन्होंने क्लेम किया है, लेकिन ये असल में जो तादाद है ये 500 के फिगर से भी तजावुज़ है। अच्छा, असल में तादाद इससे भी ज़्यादा है, ये डबल तादाद है और बच्चे इसमें बड़ी तादाद में हैं। तो ये तौसा में ये रिपोर्ट हुआ है जिसमें बुनियादी तौर पर जो इसके हवाले से बताया ये गया कि जो सुरंजें हैं उन्हें बार बार इस्तेमाल किया गया है। आपने भी सुना होगा और बेसिक SOPs हैं कि आप जब हेयर कट करवाने जाएं तो उधर प्लेट चेंज करवाएं और मेडिकली तो के लिए सुरंज का बार बार इस्तेमाल ना करें, डिस्पोजेबल चीज़ें इस्तेमाल करें। तो क्योंकि ये HIV एड्स जो है वो एक दूसरे से मुंतकिल होता है और उसके बाद पूरी ज़िंदगी के लिए अभी तक इसके हवाले से कोई वैक्सीनेशन उस तरह से नहीं आई है कि इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। बड़ी ही अफसोसनाक खबर है जो हमें तौसा से रिपोर्ट हुई है। इसमें अच्छा गोहर, ये पहले भी इशू हाईलाइट होता रहा है लेकिन अभी दोबारा ये जो रिसर्च हुआ, डॉक्यूमेंट्री बनी है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो वहाँ से दोबारा ये हाईलाइट हुआ है। लेकिन मैं एक आपके लिए तवज्जो से बताना चाहूँगा कि इस साल रवां साल जो अब तक तकरीबन कोई 5000 केसेस जो है पूरे पंजाब में
तकरीबन एक आदाद शुमार हम देख रहे थे, रिपोर्ट हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। और मजमूई तौर पर जो तादाद है वो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक 50,000 से तजावुज़ कर गई है। और बताया ये जाता है कि ये तादाद तकरीबन कोई 1.5-2 लाख से भी ऊपर हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पाया जाता है कि एड्स को छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता, क्योंकि इसको एक ऐसी बीमारी समझा जाता है, क्योंकि इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन के जो अदर मीन्स हैं हम उनको ज़्यादा फोकस करते हैं और उनको अडॉप्ट भी किया जाता है, तो इसीलिए लोग इसको बताते हुए शर्माते हैं, इसके इलाज में शर्माते हैं। फिर ये ह्यूमन टू ह्यूमन जो फिजिकल इंटरेक्शंस हैं उनसे ट्रांसफ़र होता है। तो तोसा में बड़ी तादाद में फैलने की वजह भी बुनियादी तौर पर उसमें से एक यही है, ह्यूमन इंटरेक्शन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके हवाले से भी इदारों को काम करना चाहिए, महकमा सेहत को काम करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए हुकूमत को। एड्स के हवाले से एक दफ़ा फिर से हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए कि अब हमें इसको कंट्रोल करना है। जितने केसेस एकदम से इजाफा हुआ है, और मैं आपको बताऊं कि मुल्तान में हम निश्तर को कवर करते हैं, मैं हेल्थ को कवर करता हूं। हेल्थ में अगर कोई भी ऐसा केस आता है तो जब उसके बाद में टेस्ट किए जाते हैं तो वो आलमोस्ट उसमें से 70 to 80% HIV पॉजिटिव आते हैं। तो ये बड़ी एक परेशानी की बात है, और ये लोगों के दरमियान में मौजूद है, और इसको ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रिया बने, इसके ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। कैसर अंसारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम माजरत चाहते हैं, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया है। और गौहर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। नाजरीन, आज अभी हमने पहले घंटे में ये डिस्कस किया चिकन पॉक्स और ईरान और अमेरिका इशू, और साथ में अनफॉर्चुनेटली तौसा में HIV बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। हुकूमत को भी कोशिश करनी चाहिए, कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स करनी चाहिए, और हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी एहतियाती तदबीर अपनाने की ज़रूरत है। नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो नए मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम ईरान एंड अमेरिका इशू के ऊपर बात कर रहे थे और चिकन पॉक्स के ऊपर। अभी हम थोड़ा आते हैं कि मोस्टली जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस की जाती है और हमारे मज़हब में भी है, बहुत सारे लोग सदका खैरात करते हैं, क्योंकि सदका खैरात एक ऐसी चीज़ होती है जिससे बहुत सारी बलाएँ टल जाती हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल मजीद भट्टू, इस्लामिक स्कॉलर हैं सर। अब्दुल माजिद, माजरत सर। सर, आपको वेलकम करते हैं शो में। मेहरबानी, कैसे बहुत हैं? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा सर, ये बताएं कि इस्लाम में सदका और खैरात की बुनियादी अहमियत क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग सदका खैरात करते हैं, और अक्सर लोगों का हमारे मज़हब में भी है, हमारा मानना भी है कि इससे बहुत सारी बलाएँ टल जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ कि इस मुक़द्दस दिन में अहम मौजू पर नाजरीन और जो है सामीन से मुखातिब होने का बेहतरीन मौका फ़राहम किया। आपने जो बात की, इस्लाम ज़ाब्ता हयात है। इस ज़ाब्ता हयात ने तमाम इंसानों के हुकूक रखे हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं। और फिर मुसलमानों में ये नहीं कि सिर्फ इंसानों के नहीं, यहाँ तक कि सिर्फ इंसानों के नहीं, जो भी कायनात में मौजूद है वो जमादात की शक्ल में है या नबातात की शक्ल में है या किसी हयात की शक्ल में है, तमाम के हुकूक रखे। तो अल्लाह ने इस नसाबी निज़ाम को चलाने के लिए जो ज़ाब्ता दे के रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भेजा, उसमें अगर किसी को माल दिया है तो जो नादार हैं उनको भी महरूम नहीं रखा। उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए एक निसाब वज़ा किया है, ताकि जिसके पास है वो दे और जिसके पास नहीं है उसके भी असबाब पैदा किए हैं कि उसको वो कभी ज़कात की सूरत में, कभी किसी सदका की सूरत में। तो ये निज़ाम मुआशियात को भी साथ लेके चलता है जो ज़ाब्ता हयात है। इसमें आपने सवाल किया कि सदका व खैरात, उसकी अहमियत क्या है या उसका तरीक़ाकार क्या है या वो कौन देगा, वो कौन लेगा, ये सारी चीज़ें आपके सवाल में छुपी हुई हैं मुबहम। यकीनन सदका जो है वो है दो तरह का, एक है सदका वाजिबा, एक है सदका नाफिला। सदका वाजिबा वो है जो ज़रूरी है, उसका देना फ़र्ज़ है। नाफिला जो है वो कुर्ब इलाही के लिए।
अब जो सदका वाजिबा है फिर उसकी हैं दो किस्में। एक सदका वाजिबा वो है जिसे ज़कात कहते हैं, दूसरा सदका वाजिबा वो है जिसे फितराना कहते हैं। एक ज़कात, दूसरा फितराना। अब ज़कात और फितराने के लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी है। ज़कात हर मुसलमान पर या हर कलमा गो के ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब नहीं। इसी तरह सदका हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब नहीं। सदका और फितराना वाजिब है साहिब निसाब पर। शरीयत में साहिब निसाब किसको कहते हैं? जिसके पास 7.5 तोले सोना या उसके बराबर पैसे हों या 52 तोले चांदी या उसके बराबर। और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी कुलिया दिया है कि मैक्सिमम को नहीं देखा जाता, मिनिमम को देखा जाता। तो इस वक्त जो साहिब निसाब होगा वो चांदी की हैसियत से होगा, क्योंकि चांदी और सोने का बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जो साहिब निसाब है उसके ऊपर सदका फितर है, जो साहिब निसाब है उसके ऊपर ही सदका यानी ज़कात है। ज़कात और फितराना, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ज़कात और फितराने में फ़र्क क्या है? ज़कात के लिए साहिब निसाब होने के बाद हौलान हौल ज़रूरी है, यानी पूरा साल गुजर जाए। आज मैं साहिब निसाब हुआ हूँ तो मेरे ऊपर पूरा साल ज़कात नहीं, आइंदा साल इस तारीख़ को जाके मेरे ऊपर साल पूरा हो जाएगा, यानी शरीयत की ज़ुबान में उसे हौलान हौल कहते हैं। वो वक्त पूरा हो जाएगा तो मेरे ऊपर उस माल में से 2.5% ज़कात देना फ़र्ज़ है। फिर मेरा वो माल हलाल होगा, पाक होगा, वरना वो मेरा माल सारे का सारा ही मेरे लिए हलाल नहीं। वो 2.5% निकालने से सारे का सारा मेरे लिए हलाल हो जाएगा। वो 2.5% निकालने के लिए इस निज़ाम हयात को, इस मुआशियत को चलाने के लिए बेहतरीन तरीका अल्लाह ताला ने रखा है, ताकि जो लोग यतीम हैं या बेसहारा हैं या जो लोग गरीब हैं, फ़ुक़रा हैं, उनकी भी रोटी रोज़ी चलनी चाहिए। ये निज़ाम रखा है शरीयत ने। तो ज़कात के लिए ये हुआ कि पूरा साल गुज़र गया मेरा साहिब निसाब होने के बाद तो मेरे ऊपर ज़कात वाजिब हुई। लेकिन फितराने का ये नहीं है। अच्छा, फितराने के लिए ये है कि ईद की सुबह भी मेरे पास इतना माल आ गया जो साहिब निसाब होने की मिकदार तक आ गया तो मैं फितराना अदा करूँगा। अच्छा। यानी उसके ऊपर साल गुजरना ज़रूरी नहीं। मेयार वही है, साहिब निसाब होने के लिए मेयार जो ज़कात का है वही मेयार फितराने का है। फ़र्क यहाँ पे आ गया कि ज़कात के लिए साल का गुज़रना ज़रूरी, लेकिन फितराने के लिए साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं। उसी वक्त अगर यानी ईद की सुबह को भी आपके पास उतने पैसे आ गए हैं, मुयस्सर आ गए हैं, तो आप फितराना देंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें गलतुल अवाम हैं। ये समझा जाता है कि फितराना हर फ़र्द पर है, चाहे वो साहिब निसाब हो साहिब निसाब ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अल्लाह रब्बुल जी। सर एक ये भी बताएं कि बहुत सारे लोगों को हमने एक आम प्रैक्टिस ये करते हुए भी देखा है कि बुरा ख्वाब आ गया है तो वो खौफ में आ जाते हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, तो फिर वो सदका दे रहे होते हैं। तो उसका क्या है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। पहले इस बात को थोड़ा सा अगर इजाज़त हो तो मुकम्मल कर लें, ज़रूरी ना रह जाए। कि आवाम में एक बात मशहूर है कि सदका जो है ये फितराना हर मुसलमान देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वही देगा जो साहिब निसाब होगा। ठीक है। अब बात आ गई सदका वाजिबा की हो रही है कि ये देना किसको है। ये एक ज़रूरी मसला है कि हमारे यहाँ किसको दें। ये हाथ फैलाए फिरते हैं सारे, उनको दें, किसको दें, कि ये देना किसको है। सदका वाजिबा देना किसको है। इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि सदका यानी ज़कात और फितराना, इसको सदका वाजिबा कहते हैं। हम यूँ कह देते हैं कि फितराना और ज़कात देनी किसको है। ये दो जगह पे तो देनी बिल्कुल ठीक नहीं। अच्छा। एक असल, एक फ़रा। असल और फ़रा में बिल्कुल ठीक नहीं। असल क्या होता है? असल है मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा, ये मेरी असल है जहाँ से मैं आ रहा हूँ। मैं अपने उसूल को नहीं दे सकता। मैं अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, अपने दादा को नहीं दे सकता। और एक है फ़रा।
फ़रा को मैं ज़कात नहीं दे सकता। फ़रू में कौन आता है? फ़रू में मेरा बेटा है, फ़रू में मेरा पोता है, फ़रू में मेरी पोती है, फ़रू में मेरी बेटी है, फ़रू में मेरा नवासा है, मेरी नवासी है, ये फ़रू है। और मियाँ बीवी को और बीवी मियाँ को ज़कात नहीं दे सकते। ये सदका वाजिबा के लिए, सदका वाजिबा के लिए ये है कि ये ना असल को दे सकते हैं, ना फ़रू को दे सकते हैं, और ना सैयद को दे सकते हैं ज़कात। दूसरी साइड पे आता है सदका नाफिला, कि सदका नाफिला क्या है, जो आपने सवाल किया वो उसमें आ जाएगा। सदका नाफिला क्या है? सदका नाफिला वो है जो जिसके लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी नहीं, कोई भी आदमी अपनी खुशी से कुर्ब इलाही के लिए, अल्लाह के यहाँ सवाब के लिए अपनी माल में से कुछ देता है। जो भी सदका थोड़ा करता है, ज़्यादा करता है, वो है सदका नाफिला। वो देना फ़र्ज और वाजिब नहीं। अच्छा। और उसके लिए साहिब निसाब का होना ज़रूरी नहीं। वो 10 रुपये दे दे, वो 5 रुपये दे दे, सदका नाफिला है। और सदका नाफिला किसको देना है? वो जिसको मर्जी दे दो, जिसको मर्जी दे दो। सदका वाजिबा के लिए फ़रू और उसूल के अलावा देना उसको है। सदका वाजिबा देना इसको है कि जो खुद साहिब निसाब ना हो। किसी ऐसे बंदे को जाके आप ज़कात नहीं दे सकते जिसके ऊपर खुद ज़कात फ़र्ज़ है। उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि ज़कात और सदका फ़ितर आप उसको देंगे कि जो खुद साहिब निसाब नहीं। और कितना देंगे? अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज़कात है तो किसी को इतना नहीं देना कि वो भी साहिब निसाब हो जाए। इतनी मल्टी नहीं देनी, औरों में तकसीम कर देनी है, मुख्तलिफ जगह पे तकसीम कर देनी है। लेकिन फ़रू, असल और सैयद के अलावा वो आप उसको दे सकते हैं जो ज़रूरतमंद है। लेकिन सदका नाफिला के लिए ये भी कोई शर्त नहीं। एक तो निसाब नहीं है कि इतना निसाब होगा तो आप सदका नाफिला देंगे। दूसरी ये शर्त नहीं है कि देना किसको है, उसमें से खुद भी खा सकते हैं। अच्छा। बल्कि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए पैगाम लेके आई है कि जो अकरबा हैं वो ज़्यादा अफजल हैं। आप सदका अगर नाफिला कर रहे हैं तो उसमें अकरबा ज़्यादा अफजल है। अपने करीबी अजीज़ों, अपने रिश्तेदारों को खिलाओ, अपने दोस्तों को खिलाओ, जो साहिब निसाब हैं उनको खिलाओ, पूरी मखलूक को खिलाओ, जिसको मर्जी खिलाओ। सदका नाफिला के लिए किसी किस्म की कोई शर्त नहीं। अच्छा, फिर इसमें और चीज़ें आ जाती हैं जो लोग इसको मिक्स कर लेते हैं। कफ़ारे को सदक़े के साथ मिक्स कर लेते हैं, फ़िदिये को सदक़े के साथ मिक्स कर लेते हैं। कफ़ारा और चीज़ है, फ़िदिया और चीज़ है। कफ़ारा जो है वो तो होता है किसी जुर्म की सज़ा। कफ़ारा हमेशा किसी न किसी जुर्म की सज़ा होती है। मैंने कोई जुर्म किया, यानी मैंने शरी जुर्म, यानी रोज़ा मेरे से टूट गया, तो मैं कफ़ारा दूंगा। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है सदक़े के साथ, इसका निसाब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने जुर्म क्यों किया, उसकी सज़ा भुगतूँ। दूसरा होता है हानिस। हानिस उसे कहते हैं कि मैं कसम उठाई किसी काम के लिए और मैंने झूठ तोड़ दिया, कसम है मैं ये नहीं करूँगा और मैंने कर लिया, तो उसको कहते हैं शरीयत में कि हानिस हो गया। तो उसका कफ़ारा भी है कि वो रोज़े रखेगा या वो खाना खिलाएगा। तो कफ़ारा का सदक़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कफ़ारे का निसाब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। कफ़ारे का ताल्लुक़ जुर्म के साथ है। और बड़ा वो भी अजीब है कि अगर मिसाल के तौर पे आप रोज़ा तोड़ बैठे तो 60 रोज़े लगातार रखने हैं। अच्छा। जुर्म, उस जुर्म की सज़ा है कि 60 रोज़े। उन रोज़ों के दरमियान में अगर कोई वक्फ़ा कर दिया तो फिर शुरू से करने पड़ेंगे। अच्छा। फिर 60 शुरू से करने पड़ेंगे। हाँ, शरई उज़र जिनका है उनके लिए, मसलन ख़वातीन का शरई उज़र आ गया है तो उनके लिए वो ये है कि उतने दिन रुकेंगी तो फ़ौरन दोबारा शुरू कर देंगी, तो उनका वो तसलसल ख़त्म नहीं होगा। शरीयत उसको तस्लीम करेगी कि उनकी मजबूरी थी, कि उनकी मजबूरी के दिन आ गए, वो ख़त्म हुए तो अगला रोज़ा रखते। तो वरना तसलसल है, अगर दरमियान में रोज़ा छोड़ेगा तो पूरे के पूरे रोज़े रख। इसी तरह वो 60 मस्किनों को खाना खिलाएगा, और 60 मस्किनों को खाना खिलाने के लिए ये नहीं देखा जाएगा कि ये साहिब निसाब नहीं है तो कैसे खिलाए, तो ये जुर्म की सज़ा है। अच्छा सर, सदका देने से इंसान की रूहानी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ते हैं? जो देखो जी, इंसान असल होता ही रूहानी ज़िंदगी के साथ है। ये जो मैं नज़र आ रहा हूँ ये इंसान नहीं है, मैं इसे कहता हूँ इंसान की सवारी है। ये जिस्म है, जिस्म और रूह दोनों के मिलाप जो है उसको इंसान कहते हैं। जिस्म और रूह दोनों इकट्ठे हुए तो इंसान बना। ये जिस्म है जो ज़मीन से आया है, इसकी खुराक भी अल्लाह ने ज़मीन से दी, और इसके लिए अहकाम जो बनाए उनको अरकान कहते हैं। अरकान इस्लाम यानी नमाज है, रोज़ा है, हज ज़कात है, अरकान है। और जो रूह अल्लाह ने की, मिन अम्र रब्बी, रूह अल्लाह ने जो फूंकी, रूह दी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में को आसमान से आई, तो उसकी खुराक भी उसी तरीके से आई। इसकी खुराक का ताल्लुक
ज़मीन से है, और उसकी खुराक का ताल्लुक अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि रूह को तक़वियत मिलती है वो अल्लाह के ज़िक्र से मिलती है। तो जब रूह मज़बूत होगी तो इंसान मज़बूत होगा। अब आप कह रहे हैं कि सदक़े का रूहानियत के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो सदक़े का ताल्लुक़ तो डायरेक्ट रूहानियत के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे सदक़ा मानवी कहते हैं, उसे सदक़ा मानवी कहते हैं। जो सदका सर एक कॉलर लाइन पर हैं, कॉल ले लेते हैं, उनका सवाल लेते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ना ये मालूम करना है, एक सवाल तो मेरा अपना है जी जी, और दूसरा सवाल मुझसे किसी ने करवाया है, पहले उनका सवाल बता देती हूँ। वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी अमाउंट है कि वो उन्होंने कहीं किसी तरीके से इन्वेस्ट की हुई है। वो कहते हैं कि भाई हमारा जहाँ से प्रॉफिट आता है किसी भी बंदे के थ्रू दिया हुआ पैसा, वो कहते हैं जहाँ से पैसा आता है ना तो उसमें हमारा खुद से भी गुजारा नहीं होता। क्या उसके पास यही है कि मतलब रहने के लिए एक घर है और सोना वगैरह कुछ नहीं है, चांदी नहीं है, क्या पॉसिबल है ऐसा कि उसके ऊपर ज़कात फर्ज है कि नहीं, या मतलब सदका वगैरह उसके ऊपर, सदका तो होता है लेकिन ज़कात का मालूम करना है। ये उनका सवाल था। पर मेरा ये सवाल है कि जैसे लोग कहते हैं कि गोश्त, फेफड़े और अंडे की सूरत में हम सदका दे सकते हैं, ये सही है या कि हम हाथ से दिया हुआ पैसा देते हैं सदके के लिए, ये सही है? प्लीज़ मुझे इन दोनों का सवाल का जवाब जरूर चाहिए। ओके जी, थैंक यू, आपका सवाल आ गया। जी सर। जी, घर जो है जितना बड़ा मर्जी हो, जितना कीमती मर्जी हो, घर के ऊपर ज़कात नहीं होती। मुझे जहाँ तक समझ आई है मोहतरमा की बात, कि हम घर में रहते हैं और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी घर पे ज़कात नहीं है। ज़रूरियात ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल में उसके ऊपर ज़कात नहीं है। फ़र्नीचर जितना मर्ज़ी महंगा हो ज़कात नहीं है। आपके इस्तेमाल में जो गाड़ी है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। इसके अलावा जो आप साहिब निसाब हैं उसके ऊपर ज़कात होगी। ये चीज़ों पे ज़कात नहीं है। बाकी उन्होंने कहा गोश्त और अंडा वगैरह, तो सदका जो है तो सदका चाहे वाकई एक अंडा सदका कर दो अल्लाह की रज़ा के लिए, गोश्त सदका, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए जो नज़र और मन्नत गैरुल्लाह की माननी है वो ठीक नहीं है। अल्लाह की रज़ा के लिए अगर आपने देना है तो चाहे वो एक अंडा क्या इससे भी कम चीज़ हो तो अल्लाह कबूल करने वाला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबवी में अपील की थी तो हज़रत उमर उस वक़्त साहिब वसअत थे, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बहुत माल ला के रख दिया और कहा कि आज मैं अबू बकर से जीत जाऊँगा रज़ी अल्लाह तआला, क्योंकि नेकियों में कंपटीशन रहता था। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जो कुछ था गठड़ी में बांधा वो ले आकर रख दिया और हज़रत उमर ने अपनी माल का आधा ला के रखा। तो जब हुजूर ने देखा कि अबू बकर के पास तो इतना, तो हुजूर ने सवाल का अंदाज़ बदला कि अबू बकर क्या छोड़ के आए हो? तो कहा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सारा ले आया हूँ। उमर क्या छोड़ के आए हो? कहते हाफ़ छोड़ आया हूँ। तो हज़रत उमर कहने लगे अबू बकर आज भी जीत गया। तो ये तो अल्लाह कबूल करने वाला है। बिल्कुल अल्लाह करने वाला है। अभी हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा सर, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि सदका देने से माशरे में गुरबत के ख़ात्मे में किस हद तक मदद हो सकती है? ये मुआशी निज़ाम जो इस्लाम ने दिया है इसका कोई सानी नहीं है कि उसमें ज़कात जो है वो गुरबा के लिए है, मसाकीन के लिए है, यतामा के लिए है। और यहाँ पे मैं ये बात वाज़े करता जाऊँ कि आवाम में, मैंने जहाँ भी पूछा, मैंने क्लास में कई दफ़ा सवाल किया कि जब भी किसी से पूछो ना कि यतीम किसे कहते हैं और मिस्कीन किसे कहते हैं, तो फट जवाब मिलेगा कि यतीम उसे कहते हैं जिसका बाप फौत हो, मिस्कीन उसे कहते हैं जिसकी माँ फौत हो। ये फ़लसफ़ा पता नहीं कहाँ से लिया है आवाम ने या कौम ने, हर आदमी यही समझ रहा होता है। तो ये साथ साथ ये क्लियर करता जाऊँ कि यतीम उसे कहते हैं जिसका वालिद वालिदा फौत हो गए और नाबालिग हो। बलूगत के बाद यतीम का लफ्ज़ ख़त्म हो जाता है। और मिस्कीन उसे नहीं कहते जिसकी माँ फौत हो, बल्कि मिस्कीन उसे कहते हैं शरीयत की ज़ुबान में कि जिसके पास जो कुछ मौजूद है खाने के लिए, अगले वक्त के खाने के लिए कोई आसरा ना हो अल्लाह के अलावा, कोई उम्मीद ना हो कहीं से आने की, कोई इनकम का ज़रिया ना हो, कोई उम्मीद ना हो कि फ़लाँ लेके आएगा, बस अल्लाह के अलावा कोई उम्मीद ना हो, उसे मिस्कीन कहते हैं। तो मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए शरीयत ने हक़ रखा है। शरीयत ने इस हर मालदार के माल से हिस्सा है। फिर तो ये तो मामला है इसका है, फिर उशर है, ज़कात के अलावा उशर है। उशर में पूरा एक निज़ाम है, जितनी जन्स आती है निज़ाम ज़िंदगी चलाने के लिए उशर है। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है
कि असल जो हकदार हैं उन तक माल नहीं पहुंचता। जो हकदार हैं उन तक, जैसे ये इस्लाम की सूरत हाल में हम मौके पे भी गए, देखा कि जो लोग बेचारे ज़रूरतमंद थे उनकी आदत में हाथ फैलाना नहीं था, वो पीछे बैठे थे मतलब बेसरो सामान और अपनी इज़्ज़त नफ्स को लिए हुए, और जो आदिल मुजरम लोग थे वो आगे आगे बढ़ के कैंपों से वो सारी मड्डी खींच रहे थे। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि असल माल जो है ना असल ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंचता। तो इसमें हमें छानबीन तो करनी चाहिए, लेकिन उसमें भी हमें शरीयत ने यही कहा है कि जो आपके पास आ गया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर किसी ने हाथ फैला के अपनी इज़्ज़त बर्बाद की तो आप उसे कुछ ना कुछ दे के अपनी इज़्ज़त बचाओ। और कुरान ने कहा है फमस्साइला फ़ला तनहर, कि अगर कुछ सवाल करे तो उसे छिड़को मत। अगर आपके पास कुछ है तो ज़रूर दो, नहीं है तो नरम लफ्ज़ों से उससे मादरत करो, उसे दबका ना मारो, छिड़को ना। और एक हदीस में है कि आपके पास एक आदमी आता है अरब सुर्ख घोड़े पे, वो बड़ा कीमती घोड़े होते थे इस टाइम, जैसे अब कोई कहे आपको कि आपके पास कोई फार्चूनर पे आए, तो अरब और सुर्ख घोड़े पे आया, हुजूर ने फरमाया, और कीमती अरब लिबास पहना हो और वो आके हाथ फैलाए, उसे भी दो। मुमकिन है घोड़ा किसी का हो, मुमकिन है कि आते हुए लिबास किसी ने डोनेट कर दिया हो, आपको असल सूरत हाल का तो नहीं पता, जिसने हाथ फैला दिया उसको दो। तो ये निज़ाम इस्लाम ने दिया है कि मांगने वालों को दो और कोशिश करो कि ज़रूरतमंद तक पहुँचे, क्योंकि बाज़ ज़रूरतमंद ऐसे होते हैं कि वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह होता नहीं देख सकते, छुप छुपा के फिर सदका हम देते हैं। अब हमारे हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हम हर चीज़ देने के लिए एक सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं, तो उसको भी मैं दो तरह से देखता हूँ। एक तो ये है कि रियाकारी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रियाकारी में तो जो है ना जो वैल है ना, वैल जहन्नम की ख़तरनाक तरीन जगह है। तो अल्लाह ने कहा फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, कि वो नमाजियों के लिए। कौन से नमाजी? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन, जो लोग दिखलावे की नमाज़ पढ़ते थे उनके लिए वैल है, यानी जहन्नम की ख़तरनाक तरीन जगह है। तो दारोमदार नीयत के ऊपर होता है। अगर आप ये सदका व खैरात दिखलावे के नज़रिए से कर रहे हैं तो ये फजूल है। हाँ, दिखलावे में एक नीयत जो जिसका जवाज़ है कि यानी मैं इस नज़रिए से दिखला के दूँ कि यार मुझे देख के वो भी मुश्तिल हो कि वो भी गरीब को दे दे, मेरे अमल को देख कर किसी और को भी यह है कि यार वो दे रहा है तो मैं दूँ। अगर नीयत ये है, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, नीयत पे दारोमदार है, और नीयत वो चीज़ है जिसका ताल्लुक रूह के साथ है, वो नज़र नहीं आती। तो सदक़े के लिए, देने के लिए हमें इन चीज़ों का एहतियात लाजिम है, एहतियात लाजमी करनी चाहिए। नाजरीन, अभी हम जानते हैं मार्केट से वेजिटेबल्स और फलों के रेट, उस पर हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट अहमद ख़ान, हमारे रिपोर्टर। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में महंगाई की लहर जो है वो बरकरार है। सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात करें तो मंडी में कुछ और रेट हैं और मार्केट में जो है वो कुछ और रेट है। इसी हवाले से बात करें तो मंडी में आलू की कीमत के हवाले से आलू 20, टमाटर 40 और प्याज जो है वो भी 40 रुपये, जबकि तूरी जो है वो 60 रुपये, जबकि मार्केट में टमाटर 50, प्याज 60 और आलू जो है वो 25 और तूरी जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगी है। जबकि मंडी में भिंडी 80, अरवी 220, करेला 80 और गोभी जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। जबकि शहर में जो है भिंडी 110, अरवी 250, करेला 100 रुपये और गोभी जो है वो 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ साथ मंडी में अदरक 300, लहसुन जो है वो 250 और सब्ज़ मिर्च 50 रुपये फ़ी किलो, जबकि मार्केट में अदरक जो है वो 350, लहसुन 300 और सब्ज़ मिर्च जो है 80 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त की जा रही है। और साथ साथ फलों की कीमतों के हवाले से बात करें तो फल जो हैं वो भी काफ़ी महंगे हैं। सरकारी रेट कुछ और हैं और मार्केट के रेट कुछ और हैं। सरकारी नरखों में फ़ालसा 605 रुपये, जबकि आम मार्केट में जो है वो फ़ालसा 800 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी नरखों में लुकाट जो है 270, शतूत 160 और आलू 205 रुपये फ़ी किलो कीमत जो है मुकर्रर है, जबकि मार्केट में लुकाट 400, शतूत 200 और आलू 350 रुपये फ़ी किलो जो है मुकर्रर किया जा रहा है। जबकि मार्केट में सेब जो है वो 420, अमरूद 120 और केले की कीमत के हवाले से बात करें तो केला जो है वो 170 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। और साथ साथ ब्रायलर चिकन जो है सरकारी नर्ख में 510 और अंडे जो है वो 240 रुपये फ़ी दर्जन जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। जब हमने शहरियों से बात की, शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जो मंडी और मार्केट रेट में काफ़ी फ़र्क है, ज़िला इंतज़ामिया की टीमें जो हैं चेक एंड बैलेंस करें ताकि शहरी जो हैं वो सस्ते दामों सब्जियों और फल ख़रीद सकें। जी नाज़रीन, आपने जाने हैं फलों और सब्जियों के रेट। डेफिनेटली मार्केट के रेट्स और सरकारी रेटों में काफ़ी फ़र्क है।
नाज़रीन अभी हम चलते हैं वेदर सेगमेंट की जाने। वेदर सेगमेंट पे हमें हसन मलिक अपडेट कर रहे हैं। जी हसन। जी यूसरा, मुल्तान शहर और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतलब सुबह सवेरे से बिल्कुल साफ़ रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है। अगर गुज़िश्ता रात के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता शाम से ही मुल्तान शहर में आसमान पर स्याह बादलों का राज रहता हुआ दिखाई दिया था और रात गए मुल्तान शहर में गर्द आलूद हवाएँ चलने की वजह से मौसम कदरे बेहतर और खुशगवार रहता हुआ दिखाई दे रहा था। आंधी और मट्टी के तूफ़ान की वजह से जहाँ एक तरफ तेज़ गर्द आलूद हवाएँ चलती हुई दिखाई दे रही थी, वहीं रात गए मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बिल्कुल लाइट सी बारिश भी होती हुई दिखाई दी है, जिसे हम बूंदाबांदी कहते हैं। तो उस तरीके से मौसम भी रहता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज सुबह सवेरे से मुल्तान शहर का मतलब बिल्कुल साफ़ है। सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है और गर्मी की शिद्दत में भी नुमाया हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज शाम से रात के औकात में हल्के बादल रहते हुए दिखाई देंगे, आसमान पर स्याह बादलों का राज होगा। और मज़ीद ये भी कहा जा रहा है कि 28 और 27 अप्रैल को 2 रोज़ पर मुश्तमिल बारिशों का एक स्पेल है जो मुल्तान में दाखिल होता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद से मौसम कुछ हद तक बेहतर भी रहता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर फ़िलहाल बात की जाए तो गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया। मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त का जो है वो तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो गर्मी की शिद्दत तो वैसे ओवरऑल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि हल्की हवा चलने की वजह से मुल्तान शहर के वासियों को कुछ हद तक रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी भी मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत की वजह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आज 180 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड की गई है। और पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज 30 नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतलब बिल्कुल साफ़ रहेगा। सूरज अपनी आबोताब से चमकता रहेगा और दोपहर से शाम के औकात में आसमान पर बादल होने की वजह से और गर्द आलूद हवाएं चलने की वजह से मौसम कुछ हद तक बेहतर भी रहने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जैसा कि आपने सुना है। तो सर हम बात कर रहे थे सदका के ऊपर, ओके। और दूसरा ये कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा भी होगा और गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बदस्तूर वेदर बेहतर होगा। नाज़रीन अभी हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे सदका और खैरात के ऊपर। सर सदका जो है इलानिया देना बेहतर होता है या खुफिया देना? बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि जब आप सदका दे रहे होते हैं तो उनको बताना चाहिए कि हम सदका दे रहे हैं। और अक्सर औकात ये भी देखने को मिलता है कि जब हम बताते हैं कि हम सदका दे रहे हैं, वो उसके सदका लेने के काबिल भी होते हैं, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं होते, लेकिन वो इनकार कर देते हैं कि हमने सदका नहीं लेना। और फिर उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि शायद इनकी बलाएं हमारे ऊपर आ जाएंगी। नहीं, ये तो फ़लसफ़ा गलत है कि सदका देने से सदका लेने से सदका देने वाले की बलाएं आपके ज़िम्मे आ जाएंगी। ये तो बिल्कुल गलत है। और अगर कोई सदका नहीं लेना चाहता, यानी अपनी खुददारी इस नज़रिए से कायम रखना चाहता है कि मैं खुद मेहनत करूँगा, खुद खाऊँगा, खुद कमाऊँगा, तो ये भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं। लेकिन जो बात आपने की कि सदका जो है वो उसके लिए बताना ज़रूरी है या नहीं, ये बताना ज़रूरी नहीं है। जब आप दे रहे हैं कि मैं ये सदका कर रहा हूँ, मैं आपकी माली मदद किस लिए, तो सदका भी 2 किस्म का है ना। सदका नाफिला की बात कर रहा हूँ कि सदका नाफिला आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाह रहे हैं, तो ये बताना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जाके किसी बेवा के घर उसका ख़र्चा दे दें, किसी का बिल दे दें, किसी यतीम के बच्चे की कफ़ालत कर दें, किसी नाबीने का सहारा बन जाएं, किसी किस्म का भी आप सदका करते हैं। तो जैसे पहले बात हो रही थी कि एक सदका मानवी होता है कि जिसमें आप माली चीज़ तो खर्च नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी नादार को सड़क क्रॉस करा दो, सदका है। आप रास्ते में से कांटा या कोई पत्थर उठा दो, तो ये बेहतरीन सदका है। वालिदैन की खिदमत, अपने माँ बाप की खिदमत करनी है तो अल्लाह उस पर इतना खुश होता है, वो बाकायदा सदका है, उससे बुलाएं टलती हैं। अस्सलाम वालेकुम में पहल करना सदका है, सलाम करो तो ये सदका है। और छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, अल्लाह का ज़िक्र, सुबहान अल्लाह कहना, यह सदका है। छोटी छोटी चीज़ें इंसान की जमा होकर बहुत बड़ी बन जाती हैं। इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के पूरे मामूलात जो है ना, उसको उस तरीके से गुजारे। देखें, जो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसमें इबादत की परसेंटेज बहुत कम है।
मैं कहता हूँ कि अगर इबादत की परसेंटेज निकाली जाए तो वो 10% बनती है। यानी इस दीन का 10% इबादत है, बाकी सारे के सारे मुआमलात हैं। हम कमी क्या है, कमी कहाँ पे रह जाती है हमसे कि हम जब मेंबर महराब पे बैठते हैं या जैसे आज प्रोग्राम अवाम उन्नास के लिए एक मजहबी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमेशा हम इबादत को डिस्कस करें कि नमाज कैसे है, रोज़ा कैसे है, हज कैसे है, ज़कात कैसे है, इबादत को डिस्कस करते हैं। मामलात को कम डिस्कस करते हैं कि हमसाए के हकूक़ क्या हैं और यतीम के क्या हैं, नादार के क्या हैं। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम के हुकूक रखे हैं, और जब हकूक़ रखे हैं, जब हुजूर ने कहा यतीम के सर पे हाथ रखना है, तो कहीं नहीं फरमाया कि यतीम जो है वो यहूदी है तो नहीं रखना, यतीम का बच्चा मसीह है तो नहीं रखना, सिख है तो दायां रखना है, फलां हो तो बायां रखना है, नहीं। हुजूर ने फरमाया यतीम उसका ख्याल रखो, उसमें मुतलक छोड़ दिया कि यतीम जो भी है। फिर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया कि हमसाये के हुकूक हैं, तो कभी कहीं इस जगह नहीं बताया कि आपका हमसाया बरेलवी हो तो ये हक, देवबंदी हो तो ये हक, गैर मुस्लिम हो तो ये हक, मुसलमान नहीं। हमसाये के हुकूक हैं वो कोई भी हो। और फिर इसमें तमाम के, क्योंकि दीन इस्लाम जो है वो ज़ाब्ता हयात है, तो ज़ाब्ता हयात में तो गैर मुस्लिम भी हैं, तो गैर मुस्लिमों के लिए भी रखा है। जो सदका ज़कात और फितराना है जो वाजिब है आपके ज़ुम्मे, या जो आपने नज़र मानी है या कफ़ारा है, उसमें नौयत और है। लेकिन जो सदका नाफिला है उसमें तो आप गैर मुस्लिम को दे सकते हैं, क्योंकि उनके भी हुकूक रखे हैं, इस्लाम ने उनके हुकूक रखे हैं। इस्लाम का इब्तदाई मसवदा पढ़ के देखें अगर हम, तो उसके हुकूक रखे हैं। इस्लाम का सबसे पहले इब्तदाई मसवदा जो मिसाक मदीना है, हमारे लिए दर्स है। मिसाक मदीना बहुत बड़ा दर्स है। तो दुनिया का सबसे पहला, दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी मुआहदा मिसाक मदीना है। जब हम मिसाक मदीना को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हमारे ऊपर खुल जाएंगी कि मिसाक मदीना में हुजूर ने, हालांकि जो मदीना था उसमें कोई मुसलमानों की अक्सरियत नहीं थी। मदीना एक शहर आबाद हुआ जब, तो उसमें जो बड़े और बदमाश कबीले थे सबसे, वो तो यहूदी थे। बनु कैनका बहुत बड़ा कबीला यहूदी था, बनु नज़ीर जिसका सरदार हाई बिन अख्तब बहुत बड़ा कबीला यहूदी था, और बनु कुरैज़ा जिसका सरदार काब बिन अशरफ बहुत बड़ा कबीला यहूदी था। तो ये 3 कबीले थे। जी सर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम सदका और खैरात के ऊपर बात कर रहे थे, अभी हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। इस पर हमारे साथ IT एक्सपर्ट अहमद मंजूर मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैम अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये क्या है, दूसरा ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी रेगुलेशन की तरफ से की जाने आप किस नज़र से देखते हैं? अच्छा मैम, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये ना तीन चीजें हैं जिनको कई दफा लोग मिक्स कर जाते हैं। नंबर 1 इज क्रिप्टो करेंसी, जिनको क्रिप्टो एसेट्स कहते हैं। दूसरी चीज है डिजिटल करेंसी, जो कि कोई भी कंट्री ओन करेगा सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी के अंडर। दूसरी चीज आ गई। तीसरी चीज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसको हम नॉर्मली क्या जो है ना, उसको फौरन हम तीनों चीजों को मिक्सअप करके, तो ये तीनों चीजें डिफरेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है, ठीक है कि हाँ, तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी वो पास हुई है, दैट इज अबाउट आपकी जो क्रिप्टो एसेट्स हैं, जो डिजिटल एसेट्स हैं, उनकी बात हो रही है। जिनको जैसे आपने बहुत सारी, जिनको हम पहले क्रिप्टो करेंसी कहा करते थे, जैसे बिटकॉइन और इस तरह की जो चीजें थी, उनको असल में क्या कर दिया गया कि ये क्रिप्टो एसेट्स हैं आपके, इनको आप एसेट्स की तरह डील कर सकते हैं। मींस जैसे आप गोल्ड को ट्रीट करते हैं, जैसे आप जमीन को ट्रीट करते हैं, दैट इज योर एसेट, या गाड़ी को ट्रीट करते हैं, तो ये चीज उस रेगुलेटरी के अंदर आएगी। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कुछ टैक्सेस भी होने चाहिए और बहुत सारी चीजें। तो यस, फायदा लोगों को होगा इसका। और उसके बाद यानी जब आपने एक एसेट खरीदा हुआ, उसकी प्राइस ऊपर नीचे और चीजें होंगी, तो लेकिन आप उसको ये नहीं कर सकते कि अब आप उसको करेंसी की तरह देखें, उसको एसेट्स की तरह देखना जरूरी है एक्चुअली। अच्छा, ये भी बताइएगा क्या पाकिस्तान के बैंक रिवायती निज़ाम से निकलकर क्रिप्टो जैसे तेज़ रफ्तार पेचीदा निज़ाम को संभालने की सलाहियत रखते हैं?
देखें, बात ये कि जब हम उसके लिए एक जैसे कहते हैं ना, कैटेगरी सी बना देना किसी चीज के लिए, किसी को कैटेगराइज कर देना, तो जैसे आपने लॉकर में कोई चीज रखी होती है तो ये कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, तो इसी तरह वहां पे अगर आपको एक डिजिटल लॉकर दे दिया जाए जिसके अंदर आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को रख सकें, तो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकती है, रादर देन कि उसको हम कॉम्प्लिकेट करें बहुत ज्यादा। ओके अच्छा, और दूसरा ये भी बताइएगा कि इस नई पॉलिसी में ब्लैक मार्केट में होने वाले क्रिप्टो ट्रेडिंग को किस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है जी। मैं ये कहने लगा था कि देखें, एक इसको थोड़ा सा ये चीज मुश्किल है इसको रेगुलाइज करना, लेकिन इसमें आसानी ऐसे लाई जा सकती है कि जी आप लोगों को ये बताएं, यानी पहले अवेयर करें इस पे कितने टैक्सेस होंगे, कितनी चीज होगी, आप किस जगह पे स्पेसिफिकली उसको रख सकते हैं, देन आई थिंक आप इसको आसानी से कर पाएंगे बहुत ज्यादा। अच्छा, इसको फिर आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि साथ में क्या इस रेगुलेशन से मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा मसला है और गैर कानूनी सरमाया की मुंतकिली को वाकई रोका जाएगा इससे? अच्छा, ये अगेन ये फिर बहुत मुश्किल काम है, यानी अगर सपोज करें एक बंदे के ऊपर आपने एक टैक्स लगा दिया और उसके पास 1000 बिटकॉइन है, मिसाल दे रहा हूँ, और उसने फौरन अपने किसी और वॉलेट में जो किसी दूसरी दुनिया के किसी दूसरे कोने पे मौजूद है 9999 उसने वहां पे भेज दिए और आपको कहा मेरे पास तो एक ही है भाई, ये लो इस पर टैक्स ले लो, तो यस इट्स प्रॉब्लम। और मनी लॉन्ड्रिंग ऑब्वियसली देखें, अगर आप उसको रेगुलाइज नहीं करते और उस पर बहुत ज्यादा नजर नहीं रखते तो मनी लॉन्ड्रिंग बहुत आसान है करना इसके थ्रू। अच्छा, तो आपको बहुत सख्त होना पड़ेगा रेगुलेटरी अथॉरिटीज के थ्रू इसके अंदर। अच्छा, ठीक। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि इस पॉलिसी से पाकिस्तान में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो स्टार्टअप्स को कैसे फरोग मिल सकता है? जैसे मैंने शुरू में बात की ना, ब्लॉकचेन एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, दैट इज काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी, जैसे इंटरनेट है। जैसे हमारे हम अगर इसकी एक मिसाल दूं आपको कि इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि इंटरनेट को अगर बैन, यानी कि बेसिकली आप इंटरनेट को बैन नहीं कर सकते कभी भी, उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस चलती हैं उनको बैन किया जा सकता है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी तरह ब्लॉकचेन को आप टेक्नोलॉजी की तरह देखें, ब्लॉकचेन के प्रोडक्ट्स को बनाना इज नो इशू, वहां पे आप ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो डिफरेंट एप्स हैं, जैसे फ्रॉडुलेंट कोई ऐप होगी, कोई और चीज होगी, उनको कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन से जोड़ देना इज लाइक कि जी, जैसे मिसाल के तौर पे हम इसको ऐसे समझ लें कि आज अगर फेसबुक बंद हो जाए तो क्या इंटरनेट का यूजेज बंद हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। असल में आप सिर्फ उस चीज को रेगुलाइज कर रहे हैं, जैसे माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं ओपन होती, ठीक है, तो उसी तरह आप इसको रेगुलाइज, बेसिकली क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलाइज किया जा रहा है, उसका ब्लॉकचेन की रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। ओके ओके, अहमद मंजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय से आगाह किया। हम आते हैं सदका और खैरात के ऊपर बात कर रहे थे, तो सर अच्छा, दूसरा इलानिया हमने बात की कि इलानिया सदका, और दूसरा आप ये भी कह रहे थे कि अब किसी को भी जो सदका नाफला है वो दिया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात सर ये भी मैं इसमें पूछना चाहूँगी कि बहुत सारी ख़वातीन को हमने देखा होता है और ये प्रैक्टिस बहुत आम है कि गोश्त वगैरह का, दालों का, चावल का सदका जो होता है वो छतों पर फेंक दिया जाता है, तो वो कैसे, आप उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखो, मखलूक खुदा जो है ना, वो जो भी है, जिस सूरत में भी है, उसको खिलाना सवाब से कम नहीं है। लेकिन अवलीन तरजीहात जो हैं वो अशरफुल मखलूक के लिए हैं। उनको दाना दुनका डालो ज़रूरी है, जैसे गर्मियाँ हैं, अब परिंदों के लिए पानी रखो, परिंदों को दाना डालो, और ख़ासकर जो परिंदे या जो जानवर घर में रखे हुए हैं उनकी देखभाल तो बहुत ज़रूरी है कि उनको आपने कैद करके रखा हुआ है और उनको वक्त पे अगर पानी दाना ना दें तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। लेकिन तरजीह इंसान को होनी चाहिए कि गोश्त जो है ऊपर डाल देते हैं तो बाज़ औक़ात वो ज़ाया हो जाता है। हाँ, गोश्त खाने वाला अगर कोई जानवर आए उसे उतना डालो जितनी मिकदार उसकी ज़रूरत है। कोई बिल्ली है या कुत्ता है, ऐसे छत के ऊपर आवारा फेंक देना और वो खुश्क होकर ख़राब हो जाना, किसी के भी काम ना आना, ये कतन रवा नहीं है, कतन ठीक नहीं है। आप किसी इंसान को दे दो वो खा ले, आप किसी जानवर को खुद डाल दो ताकि वो खा ले, क्योंकि जो है ज़्यादती, ज़िया और फजूल खर्ची इसकी इस्लाम ने किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं दी कि किसी माल को ऐसे ज़ाया करना छत के ऊपर डाल के, इस तरह रवा नहीं है।
हाँ, जितनी किसी की ज़रूरत है उतनी उसको ज़रूर डालो। ज़रूरत से हट के किसी इंसान को दे दो, किसी के काम आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ छत के ऊपर डाल दो और वो ज़ाया हो जाए। ज़ाया नहीं, ज़रूरत के तहत डालो, ज़रूरत के तहत डालो। अच्छा सर, ये भी बताएं कि बहुत सारे हम ये देखते हैं कि मुश्किल पहले सदका नहीं देते, लेकिन मुश्किल हालात में वो लोग सदका दे रहे होते हैं। कि अक्सर औकात हम देखते हैं अस्पतालों में लोगों के अजीज़ जब बीमार होते हैं वो तब सदका दे रहे होते हैं, तो उसका क्या है और उसकी अहमियत क्या है? क्या उस टाइम काबिल कबूल है? बिल्कुल काबिल कबूल है। इंसान फितरती तौर पे ये ऐसा है कि जब वो किसी परेशानी में आता है, किसी मुसीबत में जकड़ा जाता है, तो फिर वो अल्लाह को याद करता है, फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। वो खुशी के हालात में कम याद करता है। ये जबिल्लत है, ये इंसानी जबिल्लत है। लेकिन किसी मुसीबत में आकर सदका करना ये तारीख़ इस्लाम से साबित है, मुख्तलिफ मौक़े पे असहाब की ज़िंदगी से साबित है, उसके बाद किताबीन की ज़िंदगी से, बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगी से ये चीज़ साबित है। तारीख़ इस्लाम इसकी गवाह है कि जब भी कोई मुश्किल वक़्त आए तो उसके लिए सदका करो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, क्योंकि हमारे नबी ने जो चीज़ बताई है वही हमारे लिए मशाल राह है, वही हमारे लिए असल उसवा हसन है कि मुश्किल वक़्त में आप अगर सदका दोगे तो अल्लाह आफात व बलियात को टाल देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस खून बहाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हारे तकवे को देखता है, अल्लाह तुम्हारी नीयत को देखता है कि ये किस जज्बे, किस तकवे के साथ कुर्ब इलाही चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कुन फ़यकून का मालिक है। जब उसको अपने बंदे के ऊपर रहम आता है, बंदे के ऊपर तरस आता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी फरमा देता है। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उसने कुन कहना है और हमारा काम हो जाना है। और यकीनन ये सदका व खैरात उसकी एक वजह बनते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होता है कि मेरे बंदे ने मेरी रज़ा के लिए दिया, मेरे बंदे ने मेरे डर से दिया, मेरे बंदे ने मेरी खुशी के लिए दिया, मेरे बंदे ने मेरा कुर्ब चाहने के लिए दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो वो हैं कि जिसने हमेशा या सनम कहा था तो गलती से उसके मुँह से या समद निकला तो लब्बैक कहा, कि जो सनम को पुकारता था वो नहीं बोलता था, मैं भी आगे से ना बोलूँ तो क्या फ़र्क हुआ। हमेशा या सनम कहने वाले से या समद निकला तो अल्लाह लब्बैक कहता है। तो जो हमेशा हम अल्लाह को मानने वाले हैं, उसके नबी के उम्मती हैं, उसके सामने सर झुकाने वाले हैं, उसके सामने इबादत करते हैं, उसी को अपना रब और माबूद मानते हैं, तो वो खुश होता है। तो सदका बुनियादी तौर पे जो आपका सवाल है कि सदका आफात व बलियात टालता है या नहीं, ये टालता है और इसके सबूत मौजूद हैं। अच्छा सर, ये भी थोड़ा सा बता दें कि सदका खैरात के ज़रिए एक मिसाली इस्लामी माशरा कैसे तश्कील दिया जा सकता है? ये जो मुआशरती निज़ाम है ना, ये दुनिया का जो मुआशरती निज़ाम जो इस्लाम ने दिया है, ये बेहतरीन मुआशरती निज़ाम है मुआशरे को चलाने के लिए। आप किसी जगह पे भी देख लें मुआशरती निज़ाम कैसे चल रहा है, किसी जगह पे भी देख लें। मिसाल के तौर पे कुर्बानी का वक्त आ गया, हमने जानवर कुर्बानी लेके ज़िबा कर दिया, हमें तो ज़ाहिरी तौर पे ये नज़र आया ना कि आपने एक बछड़ा लिया, अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबा कर दिया, लेकिन उसके पीछे जाओ कि जो बछड़ा जिसने पाला उसकी तनख्वाह लगी रही, जहाँ से चारा आया उसकी रोज़ी वाबस्ता थी, और जहाँ से वो संगली बनी उसकी रोज़ी वाबस्ता थी, जहाँ से वो बेल्ट बना उसकी रोज़ी वाबस्ता थी, और उसके बाद जब वो ज़िबा किया तो कसाई की रोज़ी उसमें आ गई। उसके बाद वो उसका चमड़ा गया, जिसने खरीदो फरोख्त की उसकी मजदूरी और उसकी रोज़ी उसमें आ गई। फिर वो जाके दबागत के लिए गया, जहाँ वो रंगा गया, जिसकी फॉर्म चेंज हुई चमड़े की, तो लेदर की शक्ल में आया, तो उनकी रोज़ी वाबस्ता। फिर उसके पर्स बने, उनकी रोज़ी वाबस्ता। फिर उनकी जुतियाँ बनी, जुतियाँ बनाने वालों की रोज़ी वाबस्ता। फिर वो दुकान पे आ गई, तो दुकान पे जो सेल्समैन खड़े हैं उनकी रोज़ी उसके वाबस्ता है। वो ख़रीद के चले गए जिन्होंने पहनी। तो एक ऐसा मुआशी निज़ाम है सदकात और ज़कात के पीछे कि एक पूरे मुआशरे को खिलाता है। ज़ाहिरी तौर पे तो हमें ये नज़र आया कि एक बछड़ा लिया और ज़िबा किया अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह राज़ी होंगे, लेकिन उसके पीछे एक मुआशरती निज़ाम चल रहा होता है। मुआशरती निज़ाम चल रहा होता है। प्रोफेसर अब्दुल माजिद भट्टू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस टॉपिक पर हमें अपना टाइम दिया और हमारे साथ गुफ्तगू की। हमें दीजिए अपनी होस्ट युसरा बलोच को रोही @10 से इजाज़त। फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।